हेलो एवरीवन। लिंक क्रैश कोर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिंक के बारे में। लिंक यानी कि लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। इस वीडियो को फॉलो करने के लिए आपको जो टूल्स रिक्वायर्ड होंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इस वीडियो का हमारा एजेंडा क्या होगा इसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिंक का इंट्रोडक्शन कि लिंक क्या होता है, लिंक को हमें क्यों यूज़ करना होता है और लिंक को हम कैसे यूज़ करते हैं। और उसका क्वेरी सिंटैक्स समझेंगे कि क्वेरी सिंटैक्स लिंक का क्या होता है, कैसे हम लोग लिंक क्वेरी लिखते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, लैम्डा एक्सप्रेशन को हम कब कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। फिर हम डिफरेंट जो फ्लेवर होते हैं लिंक के, यानी कि लिंक टू ऑब्जेक्ट्स, लिंक टू एसक्यूएल, लिंक टू एंटिटीज़, लिंक टू डेटा सेट या फिर लिंक टू एक्सएमएल, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं और इनका क्वेरी सिंटैक्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ कॉमनली यूज्ड लिंक फंक्शंस, उनको भी हम लोग जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जो है लिंक का कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लिंक जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लिंक एक्चुअली होता क्या है। तो लिंक जो है वो आपका, उसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। और ये जो लिंक है ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज नहीं है, ये पार्ट ऑफ द लैंग्वेज है, जो कि लैंग्वेज का नाम है सी शार्प। या सी शार्प का ही पार्ट है। और ये जो है आपको मिलता है सिस्टम डॉट लिंक नेम स्पेस में। अगर आप लिंक को यूज करना चाहते हो, इसकी क्वेरी को यूज करना चाहते हो, तो आपको ये जो नेम स्पेस है सिस्टम डॉट लिंक, ये अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होता है। तो लिंक बेसिकली यूज क्यों होता है, इस जो है इतना पॉपुलर क्यों है, क्यों हम लोग जो है उसको इतना यूज करते हैं। तो ये जो है कॉमन क्वेरी सिंटैक्स प्रोवाइड करवाता है वेरियस डेटा सोर्सेज के लिए। ठीक है, तो कॉमन क्वेरी सिंटैक्स इसको हम लोग समझ लेते हैं और लिंक को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सएमएल है, फिर हमारे पास जो है वो इन मेमोरी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद में हमारे पास जो है एमएस एसक्यूएल है, और फिर हमारे पास जो है वो माइस्क्ल है और ओरेकल है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन सारे डेटा सोर्सेज के लिए अगर हमको डेटा क्वेरी करना है तो इनकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, उसमें हमको क्वेरी लिखनी पड़ती है। बट लिंक के आने से क्या हुआ है कि लिंक जो है यहाँ पर एक कॉमन क्वेरी लैंग्वेज प्रोवाइड करवाती है। और इसको हम लोग इंटीग्रेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिंक जो है वो सी शार्प टाइप की ही लिखी जाती है। आप सी शार्प में कोड लिखते हो क्वेरी करने का, इसलिए इसको बोलते हैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, यानी कि लैंग्वेज हो गई सी शार्प और सी शार्प में ही क्वेरी लैंग्वेज को जो है वो इंटीग्रेट कर दिया गया, तो वो बन गया आपका लिंक, यानी कि लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। अब लिंक का यूज करके आप सी शार्प में ही क्वेरी लिख के डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा जो है वो ला सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको ऑर्डर कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, इंसर्ट अपडेट डिलीट सारी चीज़ें जो है आप लिंक का यूज़ करके कर सकते हो। और आप कोड जो है स्टिल आप सी शार्प में ही लिखोगे, आपको कोई जो है एसक्यूएल लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सएमएल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसको बोलते हैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। और ये जो है कॉमन क्वेरी सिंटेक्स प्रोवाइड करवाता है, यानी कि आपको जो है फिर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जो है अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लिंक का यूज़ करके ही डेटा सोर्स से डेटा ला के उसको फिल्टर कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर जो आपके वेरियस डेटा सोर्सेस हैं उनको मैंने यहाँ पे जो है वो लिस्ट आउट किया है और हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे जो है वो लिख के देख भी लिया है। तो इसलिए इसको बोलते हैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, क्योंकि ये सी शार्प में ही इंटीग्रेटेड होती है और ये वेरियस डेटा सोर्स से जो है वो कनेक्ट करके और उस पर आप जो है क्वेरी कर सकते हो। तो ये जो आपके यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि लिंक जो है वो सारे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा सोर्सेस होते हैं उनसे जो है आप इंटरेक्ट कर सकते हो एक सिंगल क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू। और ये सिंगल क्वेरी लैंग्वेज जो है वो आपकी, जैसे आप सी शार्प में कोड लिखते हो वैसे ही आप यहाँ पे कोड लिखते हो, और आपकी जो क्वेरी होती है वो सी शार्प में लिखी होती है, जो कि आपके डेटा सोर्स से जाके डेटा को जो है वो मैनिपुलेट वगैरह करती है। लिंक जो है वो कैसे काम करता है, आपका जो है एप्लीकेशन होता है यहाँ पर, ठीक है, उस एप्लीकेशन में आप जो है वो क्वेरी लिखते हो, जो कि आपकी लिंक क्वेरी होती हैं सी शार्प के फॉर्मेट में। और जो लिंक क्वेरी होती है सी शार्प के फॉर्मेट में, इनको जो है वो लिंक प्रोवाइडर एक होता है, वो लिंक प्रोवाइडर इनको कन्वर्ट करता है रिस्पेक्टिव डेटा सोर्स में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक्सएमएल जो है वो ले रहे हो डेटा एज ए डेटा सोर्स, तो आप जो एक्सएमएल के लिए क्वेरी लिख रहे हो, तो जो एक्सएमएल का लिंक प्रोवाइडर होगा वो सी शार्प में जो कोड लिखा गया है उसको एक्सएमएल के कंपैटिबल कन्वर्ट करके यहाँ से क्वेरी लाके दे देगा। अगर ये आपका जो है वो एमएस एसक्यूएल होगा
तो क्या होगा, यहाँ पे जो लिंक प्रोवाइडर होगा MS SQL का, जो क्वेरी आपकी C# में लिखी होगी उसको कन्वर्ट करेगा इक्विवेलेंट SQL में और डेटा जो है आपका पुल करके लाएगा या फिर मैनिपुलेट करके लाएगा। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है इसको आप जो है ढंग से समझ लीजिए कि जो आपका एप्लीकेशन होता है उस एप्लीकेशन में आप लिंक क्वेरी लिखते हो और लिंक जो भी लिंक क्वेरी आप लिखते हो जिस भी डेटा सोर्स के अगेंस्ट, उसके पास एक लिंक प्रोवाइडर होता है, उसका एक लिंक प्रोवाइडर होता है जो कि डेटाबेस रिस्पेक्टिव डेटाबेस से उस लिंक क्वेरी को जो है वो कन्वर्ट करके डेटा पुल करके ला के देता है। तो आप जो कोड लिखते हो, जो लिंक क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई है ये C# में लिखी हुई है और जो लिंक क्वेरी प्रोवाइडर जो है इस C# लिंक क्वेरी को लेता है और इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल ये जो है वो SQL में कन्वर्ट कर देगा या फिर XML में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद में आपको डेटा जो है पुल करके ला के दे देगा। तो लिंक प्रोवाइडर जो है बेसिकली वो क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो लिंक प्रोवाइडर जो है वो कोई API होती है या फिर सॉफ्टवेयर होता है जो आई क्वेरी प्रोवाइडर और आई क्वेरेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई क्वेरी प्रोवाइडर जो है वो एक इंटरफेस है और आई क्वेरेबल भी जो है वो एक इंटरफेस है। तो जो लिंक प्रोवाइडर होते हैं वो इन दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद ही वो जो है लिंक प्रोवाइडर बनते हैं और इन दोनों का यूज करके, इन दोनों को इम्प्लीमेंट करके वो ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि आपका जो डेटा बेस है, जो डिफरेंट डेटाबेसेस हैं उनको जो है वो आप क्वेरी कर सकते हो इस पर्टिकुलर लिंक प्रोवाइडर के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो XML का लिंक प्रोवाइडर है, ठीक है, SQL का लिंक प्रोवाइडर है, हमारे पास एंटिटी का लिंक प्रोवाइडर है, हमारे पास डेटा सेट का लिंक प्रोवाइडर है। तो इन सारे लिंक प्रोवाइडर ने ये दो जो इंटरफेस हैं इनको जो है वो इम्प्लीमेंट करके हम लोगों को फंक्शनलिटी दी हुई है कि XML ने जो है वो आई क्वेरी प्रोवाइडर और आई क्वेरेबल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, SQL ने आई क्वेरी प्रोवाइडर और आई क्वेरेबल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो इन सारे जो लिंक प्रोवाइडर हैं इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने अपने रिस्पेक्टिव डेटा सोर्स के लिए इन दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हम लोगों को जो है वो फंक्शनलिटी दी है कि आप जो है वो पर्टिकुलर डेटा पे लिंक यूज कर सकते हो और लिंक की क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू राइट क्वेरी अगेंस्ट दैट डेटा सोर्स। तो जब कोई भी डेटा सोर्स प्रोवाइडर या फिर लिंक प्रोवाइडर जो है ये दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देता है तो उस डेटा सोर्स के अगेंस्ट फिर लिंक क्वेरी लिखी जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिंक प्रोवाइडर उस डेटाबेस का या उस डेटा सोर्स के अगेंस्ट अवेलेबल हो जिसमें ये दोनों जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए हों, उसके थ्रू ही हमें जो है वो मिलती है ये एबिलिटी कि हम उस डेटा सोर्स पे लिंक क्वेरी कर पाएँ। अगर उस पर्टिकुलर डेटा सोर्स का लिंक प्रोवाइडर नहीं होगा तो आप उस पर क्वेरी नहीं कर पाओगे। और जो लिंक प्रोवाइडर होते हैं वो इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के अलावा आपको बहुत सारे यूजफुल बिल्ट इन फंक्शन दे देते हैं जिनका कि आप जो है इनको यूटिलाइज कर सकते हो क्वेरी लिखने के टाइम पे। जैसे कि आप जो है वो सर्चिंग का आपको बिल्ट इन फंक्शनलिटी मिल जाती है, सॉर्टिंग की मिल जाती है, फिल्टरिंग की मिल जाती है, ग्रुपिंग की मिल जाती है। तो ये कॉमनली यूज जो फंक्शनलिटी होती है उनको कोई भी प्रोवाइडर जो है वो आपको पहले से ही बना के दे देता है ताकि आपको लगे कि हाँ ये बेटर प्रोवाइडर है, हम इसको यूज करेंगे तो हमको बहुत सारा बिल्ट इन मिल जाएगा। फिर आपको सिर्फ कस्टम क्वेरी अपनी बिजनेस नीड के हिसाब से लिखनी पड़ती हैं। जो बेसिक जनरल नीड्स होती हैं वो आपकी जो है वो लिंक प्रोवाइडर जो भी आप यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर आपको मिल जाती हैं। बिना लिंक प्रोवाइडर के आपका एप्लीकेशन जो है वो लिंक क्वेरी को समझ नहीं पाएगा। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि लिंक प्रोवाइडर क्यों जरूरी है। अगर आप जो है वो XML की बात करो या फिर SQL की बात करो तो अगर ये दोनों जो है वो लिंक प्रोवाइडर इनके नहीं होंगे तो आप जो C# में कोड लिखोगे लिंक का वो XML को समझ नहीं आएगा, वो SQL को समझ नहीं आएगा। तो इन दोनों के जो है लिंक प्रोवाइडर होने ज़रूरी हैं ताकि आपकी क्वेरी जो है वो प्रोग्राम को समझ में आए, इस डेटाबेस को समझ में आए, क्योंकि इस डेटाबेस को तो जो है C# समझ में आती नहीं है, इसको समझ में आता है SQL। तो लिंक प्रोवाइडर क्या करता है, आपका जो C# वाला कोड होता है उसको लेता है लिंक प्रोवाइडर और उसको कन्वर्ट कर देता है SQL में या फिर XML में डेटा सोर्स के अकॉर्डिंग। और फिर जो है वो डेटा सोर्स को समझ में आता है कि अच्छा इसने ये वाला डेटा मांगा है तो वो निकाल कर दे देता है। और ये क्वेरी कैसे कन्वर्ट होती है ये भी हम लोग जो है देखेंगे कि हम लोग लिंक में जो है कोड लिखेंगे और फिर देखेंगे कि उसका इक्विवेलेंट जो है वो SQL क्या मिलता है। यानी कि हम लोग C# में लिंक क्वेरी लिखेंगे और फिर देखेंगे उसके इक्विवेलेंट SQL क्वेरी जो है वो क्या होती है। लिंक प्रोवाइडर जो है वो कौन कौन से हैं इसका एक ग्लिम्स हम लोग ऑलरेडी देख के आए हैं, तो अब हम लोग समझ लेते हैं। तो जो लिंक टू ऑब्जेक्ट है वो भी आपका एक लिंक प्रोवाइडर है। तो लिंक टू ऑब्जेक्ट बेसिकली किस लिए यूज होता है, जो आपका इन मेमोरी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए यूज होता है। इन मेमोरी ऑब्जेक्ट आपका एरे हो सकता है, आपका कलेक्शन यानी कि आपका लिस्ट हो सकता है, एरे लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, और भी आपके जो है वो इन मेमोरी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। फिर आपका लिंक टू SQL है। तो लिंक टू SQL जो है वो ये MS SQL सर्वर के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो लिंक टू SQL है
वो MS SQL की तरह ये डिज़ाइन किया गया है, और ये आपका जो है वो ORM की तरह काम करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर की तरह काम करता है, जो 1 to 1 या फिर 1 to many की मैपिंग प्रोवाइड करवाता है SQL सर्वर के लिए। उसके .NET क्लासेस के अगेंस्ट अगर आप कोई मॉडल क्लास बनाते हो तो उसके अगेंस्ट जो है ये आप अपने जो टेबल है उसको मैप कर सकते हो, यानी कि जो आपका मॉडल होगा उसके अगेंस्ट एक टेबल मैप हो जाएगी। अगला जो है आपका वो है लिंक टू डेटा सेट। तो बेसिकली जो आपकी क्वेरी कैश डेटा होता है जो कि डेटा सेट में होता है, हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं और वहाँ से डेटा लाके डेटा सेट में जो है वो रख लेते हैं। तो ये कैश डेटा होता है, इसके अगेंस्ट जो हम लोग क्वेरी करते हैं तो उसकी फंक्शनलिटी में कहाँ से मिलती है, लिंक टू डेटा सेट से मिलती है। ये भी आपका जो है वो एक प्रोवाइडर है। उसके बाद एक अगला प्रोवाइडर आपका जो है वो है लिंक टू एंटिटीज़। तो लिंक टू एंटिटीज़ बेसिकली जो है ये भी एक ORM की तरह काम करता है। इसको भी आप जो है वो SQL से कनेक्ट कर सकते हो, और इसको जो है SQL के अलावा जो अदर डेटा सोर्सेस होते हैं, ऊपर जो आप देख रहे हो ना लिंक टू SQL, ये जो है बेसिकली आपका बना है सिर्फ MS SQL सर्वर के लिए। बट जो लिंक टू एंटिटीज़ है ये बिल्कुल जो है वो लिंक टू SQL जैसा ही होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको ओरेकल का भी सपोर्ट देता है, MySQL का भी देता है, DB2 का भी देता है। तो अगर आपको जो है ओरेकल, MySQL या DB2 से कनेक्ट करना है तो आप लिंक टू SQL पे नहीं जाओगे, आप जाओगे लिंक टू एंटिटीज़ पे। तो इसका आपको जो है वो ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी जो है आपकी मैपिंग होती है बिल्कुल जैसे कि आपकी यहाँ पे ऊपर होती है। बस ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे आपका जो है वो ओरेकल, MySQL या फिर अदर डेटाबेसेस का जो है वो आपको सपोर्ट मिल जाता है। लिंक टू XML जो है वो आपके XML डॉक्यूमेंट को जो है क्वेरी करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपको मिलता है वो system.xml.link में मिलता है। बाकी के लिंक क्वेरी आपको कहाँ मिलती हैं, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि बाकी की जो लिंक क्वेरी आपको मिलती हैं वो system.link में मिलती हैं, लेकिन जो XML वाला होता है वो कहाँ मिलता है, उसको आपको जो है वो ध्यान रखना है कि ये आपको मिलता है system.xml.link में। यहाँ पर आपको जो है वो मिलेगा। ये ध्यान रखना है आपको कि जब XML का यूज़ करते हो तो system.link नहीं होता है, system.xml.link होता है। हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्योंकि ज़रूरी है कि जब आप यूज़ करो लिंक तो आपको पता हो कि उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ताकि आप जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ कि कब आपको लिंक यूज़ करना चाहिए, कब आपको लिंक नहीं यूज़ करना चाहिए। तो पहला इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि आपको हर डेटा सोर्स के लिए न्यू क्वेरी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट डेटा सोर्स के लिए जो है वो काम करता है और उसका सिंटेक्स भी जो है वो सिमिलर रहता है। तो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप लिखने की बात करते हो तो आपको जो है वो काफ़ी ईजी रहता है कि अगर आपका कभी डेटा सोर्स चेंज होता है तो आप आराम से जो है वो लिंक क्वेरी लिख सकते हो। आपको अलग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। कल को मान लो कि आप जो है वो अभी SQL सर्वर पर काम कर रहे थे, फिर अगर आपको जो है XML में डेटा मिल गया तो आपको जो है वो XML क्वेरी करने के लिए अलग डिफरेंट लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। आप लिंक का यूज़ करके SQL को क्वेरी कर रहे थे तो लिंक को यूज़ करके आप जो है वो XML को भी क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो लिंक होता है इसमें आपका इसमें जो है लेस कोड आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि इस तरह से ये जो है डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर आपको जो है वो लेस कोड लिखना पड़ता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच। यानी कि अगर आप SQL क्वेरी लिखने जाओ तो आपको जो है वो ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा, बट लिंक में आपको जो है वो कम कोड लिखना पड़ता है। यहाँ पर आपको कंपाइल टाइम एरर चेकिंग भी होती है, जैसे कि आपको C# में आप कोड लिखते हो, जो लिंक क्वेरी है आप C# में लिखते हो तो क्या होता है यहाँ पे आपकी कंपाइल टाइम जो है वो एरर चेकिंग होती है, और सिंटैक्स हाईलाइटिंग भी आपकी यहाँ पर जो है वो होती है। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे आपके प्री बिल्ट फंक्शन मिल जाते हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हो, और लिंक की जो क्वेरी होती हैं उनको आप जो है रीयूज भी कर सकते हो कि अगर आपने एक बार क्वेरी लिख ली है तो उसको आप दोबारा रीयूज कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है ये भी आप समझ लो। अगर आपकी क्वेरी बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आपको जो है प्रॉब्लम होगी लिंक में लिखने में, तो आप उसको कॉम्प्लेक्स क्वेरी को लिंक में नहीं लिख पाओगे जैसे आप SQL में लिख लोगे। ठीक है, लिंक जो है वो हमारा जो SQL सर्वर होता है उसके सारे फीचर्स का फुल एडवांटेज नहीं ले पाता है। जैसे अगर आप स्टोर प्रोसीजर की बात करो तो इसका जो है आपका एग्जीक्यूशन प्लान पहले से ही बन के डेटाबेस में कैश हो जाता है, तो उसको जो है क्या होता है कि लिंक बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस का थोड़ा सा पंगा रहता है कि अगर आप लिंक यूज करो तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप परफॉर्मेंस कैसे मैनेज करोगे। अगर आपकी क्वेरी अच्छी नहीं है, अगर आपने क्वेरी प्रॉपर नहीं लिखी है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो आपको जो है परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार मिलती है लिंक में। इसलिए आपको यूज करते हुए आपको जो है वो ध्यान रखना होता है कि अगर आपने क्वेरी जो है लिंक में सही से नहीं लिखी है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो वर्स्ट हो सकती है। उसके बाद में जो आपका कोड होता है, जो आप कोड लिखते हो, जब भी आप उसको चेंज करोगे तो क्या होता है, आप C# में कोड कर रहे हो तो जब आपने चेंज किया तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसको रिकम्पाइल करना पड़ेगा और रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। तो ये भी एक जो है वो प्रॉब्लमेटिक थिंग है कि जितनी बार भी आप अपना लिंक क्वेरी चेंज करना चाहोगे, कुछ भी उसमें चेंजेस करना चाहोगे, उतनी बार आपको जो है रिकम्पाइल करना पड़ेगा अपना प्रोग्राम,
और उतनी बार आपको उसको जो है रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। बट अगर यही आप सिक्वल यूज कर रहे हो और आपका प्रोसीजर है तो आप सीधा प्रोसीजर में चेंज कर दोगे, आपको प्रोग्राम रिकम्पाइल करके रीडिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट सिनेरियो है, लिंक जो है आप कैसे यूज कर सकते हो कैसे नहीं यूज कर सकते हो समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें आप देख के जैसा आपको सही लगे सिनेरियो, उस सिनेरियो पे आप इसको जो है वो यूज कर सकते हो। जो लिंक का क्वेरी सिंटैक्स होता है उसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो लिंक का जो क्वेरी सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि लिंक की क्वेरी जो है आपको लिखने के लिए जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपके ये कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका डेटा सोर्स होना चाहिए, फिर आपकी क्वेरी इटसेल्फ होनी चाहिए और एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये तीन कंपोनेंट आपके जो है वो लिंक की क्वेरी को रन करने के लिए या फिर बनाने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद में लिंक की जो क्वेरी होती है जब उसको रन करते हो तो इसकी एग्जीक्यूशन के कुछ फेजेज होते हैं। पहला उसका फेज होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन और तीसरा होता है सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैंने जो है एक सैंपल बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होता है कि आपका डेटा सोर्स से आप डेटा जो है वो निकाल रहे हो, फिर किस कंडीशन के बेस पे निकाल रहे हो वो हो गया। उसके बाद में आप डेटा को जो है वो सेलेक्ट कर रहे हो। तो आपको ये चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है कि पहले आपका इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन होती है। कंडीशन आपकी फिल्टरिंग की भी हो सकती है या फिर कोई और कंडीशन हो सकती है, और उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन लास्ट में होता है। पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन होता है और फिर आपका होता है सिलेक्शन। तो ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है। और जो आपकी लिंक क्वेरी होती है वो तीन तरह से लिखी जा सकती है। पहला जो है क्वेरी सिंटैक्स की तरह से लिख सकते हैं, दूसरा मेथड सिंटैक्स की तरह से लिख सकते हैं, और तीसरा जो है उसका एक मिक्स्ड सिंटैक्स भी होता है जिसमें आप क्वेरी और मेथड दोनों को एक साथ यूज करते हो। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर आपकी क्वेरी सिंटैक्स के बारे में है कि आपको तीन चीज़ें जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, इनके बिना आप जो है वो, अगर आपका डेटा सोर्स मिसिंग है या फिर आपकी क्वेरी मिसिंग है या एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट मिसिंग है तो आपके पास कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ चलेगा ही नहीं। ठीक है, जब आपकी क्वेरी चल रही है तो वो कैसे कैसे चल रही है, पहले इनिशियलाइज हो रही है, फिर कंडीशनिंग हो रही है, फिर सिलेक्शन हो रहा है। तीन तरह से लिख सकते हैं, क्वेरी सिंटैक्स कर सकते हैं, मेथड सिंटैक्स कर सकते हैं, दोनों को मिक्स कर सकते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन हम लोग देख लेते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जो लैम्डा एक्सप्रेशन आपका होता है बेसिकली ये एक एनोनिमस फंक्शन को क्रिएट कर देता है। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन एनोनिमस फंक्शन को क्रिएट कर देता है। एनोनिमस फंक्शन का मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है बट इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, तो लैम्डा एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इस फंक्शन विदाउट नेम। तो लैम्डा एक्सप्रेशन जो है आपका वो फंक्शन विदाउट नेम होता है और ये सिंटैक्स को क्लियर और शॉर्ट रखता है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करने से आपका सिंटैक्स जो है वो क्लियर और शॉर्ट रहता है। लैम्डा एक्सप्रेशन में बेसिकली टू पार्ट्स आपके होते हैं, पहला आपका होता है इनपुट और दूसरा होता है इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा कोड जो है वो किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने एक जो है वो इंटीजर एरे बनाई है नंबर्स की, और इसमें जो है मैंने कुछ नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर हम ईच नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर नंबर एरे है उस पर हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट फंक्शन कॉल करेंगे क्योंकि हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद लैम्डा लिखेंगे। तो ये आपका जो है वो इनपुट है यहाँ पर x, और फिर इनपुट पर आपका जो है वो यहाँ पर एक्सप्रेशन है। तो पहला आपका होता है इनपुट और दूसरा होता है एक्सप्रेशन। तो पहली बार में आपका 1 आएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है मल्टीप्लाई होकर आपको जो रिजल्ट मिलता रहेगा, और ये रिजल्ट जो है वो आपका यहाँ पर इस वेरिएबल में स्टोर होता रहेगा। सिमिलरली अगर आप जो है स्क्वायर करना चाहते हो सारे नंबर्स का तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पर इस तरह से फिर से वही चीज़ रहेगी। यहाँ पर बस आपको जो है वो क्रॉस जो है किसी नंबर से ना करा के उसी नंबर से उसका मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आपका स्क्वायर बन गया। तो पहले 1 आएगा, यहाँ पे 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर 2 आएगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 3 आएगा तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है वो स्क्वायर यहाँ पर मिलता जाएगा, और वो स्क्वायर आपके यहाँ पे जाके आके स्टोर हो जाएंगे, जिनको बाद में आप जो है वो इटरेट कर सकते हो। इटरेट करके उन पर जो भी ऑपरेशन करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये आपका है लैम्डा एक्सप्रेशन, और इसको किस तरह से यूज करते हैं उसका यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन। अब हम लोग समझ लेते हैं आई इनोमरेबल। आई इनोमरेबल क्या होता है, तो आई इनोमरेबल जो है वो एक इंटरफेस है। ठीक है, ये एक इंटरफेस है और ये आपको मिलता है सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस में। अब इसकी हम लोग बात क्यों कर रहे हैं तो इसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये जो है कलेक्शन क्या करता है, ये इस पर आप इटरेशन कर सकते हो कि जैसे जो कलेक्शन होता है आई इनोमरेबल टाइप का, ये ई थोड़ी सी कैपिटल रहेगी यहाँ पे। तो जो आपका आई इनोमरेबल टाइप का कलेक्शन होता है उन पर आप इटरेट कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पर जो है वो लूप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो फॉर लूप या फिर फॉर ईच लूप या फिर वाइल लूप, ये जो लूप है वो लगा सकते हो, इन पर इटरेट कर सकते हो।
और ये जो इंटरफेस होता है इसमें एक मेथड मिलता है जिसका कि नाम होता है गेट इनोमरेटर। तो जो गेट इनोमरेटर होता है ये इस तरह का आपको आउटपुट देता है जिसको कि हम लोग इटरेट कर पाएँ। तो गेट इनोमरेटर रिटर्न्स एन आई इनोमरेटर, ये है आई इनोमरेबल और ये है आई इनोमरेटर। आई इनोमरेटर हमें कहाँ से मिलता है? गेट इनोमरेटर से। और जो आई इनोमरेटर होता है इस पर हम लोग जो है वो इटरेट कर सकते हैं, जो भी कलेक्शन होता है उस पर इटरेट कर सकते हैं। तो ये जो है आपको मिलता है सिस्टम डॉट कलेक्शन में, ये आपका जो है वो आई इनोमरेबल है और ये वो गेट इनोमरेटर मेथड है जिसका कि रिटर्न टाइप है आई इनोमरेटर। और यहाँ पर जो आपका एक और होता है आई इनोमरेबल जो कि आपका जेनरिक में होता है, ये आपका जो है वो कलेक्शंस में है और ये कलेक्शन डॉट जेनरिक में है। जेनरिक का मतलब है कि यहाँ पर जो टाइप टी है ये टाइप कोई भी हो सकता है, ये टाइप इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इसलिए ये जेनरिक हो गया। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर जो है एक टाइप यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। और ये भी जो है आपको ये आई इनोमरेबल होता है और ये आपको जो है गेट इनोमरेटर मेथड होता है यहाँ पर। और ये आपको जो है इनोमरेटर रिटर्न करता है, इनोमरेटर ऑफ टी, जिसको कि आप जो है वो इनोमरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इनोमरेटर ऑफ इंट, इनोमरेटर ऑफ स्ट्रिंग या फिर इनोमरेटर ऑफ एम्प्लॉय या प्रोडक्ट। तो ये सिंपल या कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप को लेता है। फिर है आपका आई क्वेरेबल। तो आई क्वेरेबल क्या होता है? आई क्वेरेबल भी आपका जो है वो एक इंटरफेस होता है और ये इंटरफेस आपको सिस्टम डॉट लिंक में मिलता है। पिछला वाला आपको कहाँ मिलता है? सिस्टम डॉट कलेक्शन में मिलता है जो कि है आपका आई इनोमरेबल। और यहाँ पर आपका आई क्वेरेबल ये आपको मिलता है सिस्टम डॉट लिंक नेम स्पेस में। और ये जो आई क्वेरेबल है ये आपका आई इनोमरेबल का चाइल्ड है, ठीक है। आई क्वेरेबल ये चाइल्ड ऑफ आई इनोमरेबल इंटरफेस, अभी हम लोग आगे स्लाइड पे देखेंगे। तो आई क्वेरेबल जो है उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं आई इनोमरेबल टाइप में, क्योंकि आई इनोमरेबल जो है वो ये पेरेंट है और आई क्वेरेबल जो है वो चाइल्ड है। तो इस चाइल्ड को हम पेरेंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद में उस पर हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो जो आई क्वेरेबल इंटरफेस है इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं आई क्वेरी प्रोवाइडर, ये भी एक इंटरफेस है। तो इसको जो है हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं अभी हम इसको देखेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर जो है आई क्वेरी प्रोवाइडर जो मेथड है, जो आई क्वेरी प्रोवाइडर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली यूज होती है लिंक प्रोवाइडर्स को क्रिएट करने के लिए। अभी हम लोग पीछे जब लिंक प्रोवाइडर देख रहे थे तो ये जो आई क्वेरी प्रोवाइडर है ये बेसिकली यूज होती है लिंक के प्रोवाइडर को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आई क्वेरेबल। तो आई क्वेरेबल जो आपका इंटरफेस है यहाँ पर अगर आप देखें तो आई क्वेरेबल जो है इसको इनहेरिट करता है या इम्प्लीमेंट करता है इस आई इनोमरेबल को। तो जो आई इनोमरेबल है वो आई क्वेरेबल का पेरेंट है, यहाँ पर ये पेरेंट है और ये है चाइल्ड। और आई क्वेरेबल जो है यहाँ पर आपको मिलता है आई क्वेरी प्रोवाइडर। और आई क्वेरी प्रोवाइडर किस लिए यूज होता है? प्रोवाइडर्स बनाने के लिए, प्रोवाइडर्स को कोड करने के लिए, जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। आई क्वेरी प्रोवाइडर आर यूज टू क्रिएट लिंक प्रोवाइडर्स। तो लिंक प्रोवाइडर को क्रिएट करने के लिए आपका क्वेरी प्रोवाइडर यूज होता है। और जो क्वेरी प्रोवाइडर है इसके अंदर जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है आई क्वेरेबल और आई क्वेरेबल ऑफ टी, ठीक है। तो टी एलिमेंट यानी कि यहाँ पे आपका जो है वो ये जेनरिक टाइप हो गया और ये आपका जो है वो सिंपल टाइप हो गया। तो इस तरह से आई इनोमरेबल और आई क्वेरेबल ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर हम लोगों ने देखी हैं। अब इनको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आई इनोमरेबल और आई क्वेरेबल में। क्योंकि जो आई क्वेरेबल है ये चाइल्ड है आपके आई इनोमरेबल का, बट दोनों में फिर भी डिफरेंस है, तो डिफरेंस देख लेते हैं। तो आई इनोमरेबल क्या करता है कि अगर आपने क्वेरी लिखी है जो कि डिफरेंट स्टेटमेंट में स्प्लिट है, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट में है, तो आई इनोमरेबल क्या करता है? पहले पूरा डेटा लोड करता है और फिर उसको जो है वो फिल्टर करता है। तो लोड्स डेटा फर्स्ट ऑन द क्लाइंट एंड देन फिल्टर्स। तो इसमें क्या होता है कि डेटा पहले लोड करता है और फिर फिल्टर करता है, तो परफॉर्मेंस का थोड़ा सा इशू जो है यहाँ पर रह सकता है। आई क्वेरेबल में क्या होता है कि इवन अगर आपकी क्वेरी जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट में स्प्लिट है तो ये पहले डेटा को फिल्टर करेगा और उसके बाद लोड करेगा। तो अगर आपने फिल्ट्रेशन यूज किया है तो आई क्वेरेबल डेटा को पहले फिल्टर करता है उसके बाद में डेटा को लोड करता है, जबकि आई इनोमरेबल पहले डेटा लोड कर लेता है फिर फिल्टर करता है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये तब होता है जब आपकी क्वेरी मल्टीपल स्टेटमेंट में है। अगर आपका सिंगल स्टेटमेंट है तो आई इनोमरेबल और आई क्वेरेबल दोनों सेम तरीके से बिहेव करते हैं। आई इनमेमरेबल इज प्रिफर्ड व्हेन डेटा डीलिंग विद मेमोरी। अगर आप इन मेमोरी डेटा से डील कर रहे हो तो आपका आई इनमेमरेबल जो है वो प्रिफर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो डेटाबेस ट्रिप नहीं करनी पड़ती है, आपका डेटा इन मेमोरी होता है, तो वहाँ पर आप जो है वो आई इनमेमरेबल का यूज कर सकते हो। आई क्वेरेबल इज प्रिफर्ड व्हेन यू आर डीलिंग विद डेटा ऑन द सर्वर। तो इसमें क्या होता है
कि ये सर्वर पे जाता है और वहाँ पे पहले डेटा फिल्टर करता है, उसके बाद लेके आता है, तो ऑब्वियसली आई क्वेरेबल जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि सर्वर पे ही डेटा फिल्टर कर लेता है और उसके बाद में डेटा लेके आता है। जबकि आई न्यूमरेबल क्या करता है, पहले पूरा डेटा पुल करता है जो कि परफॉर्मेंस इफिशियंट नहीं है, उसके बाद फिल्टर करता है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अगला प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो इट डजंट सपोर्ट कस्टम क्वेरी, ये कस्टमर नहीं है, कस्टम क्वेरी। तो ये जो है आई इनमरेबल कस्टम क्वेरी को सपोर्ट नहीं करता है, अब इसमें कस्टम क्वेरी नहीं लिख सकते हो। ये जो है कस्टम क्वेरी को सपोर्ट करता है। और उसके बाद में ये जो लेजी लोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है आई इनमरेबल, बट आई क्वेरेबल जो है वो लेजी लोडिंग को सपोर्ट करता है। लेजी लोडिंग मतलब डेटा जो है आपका इसमें लोड करके आप यहाँ पे रख नहीं सकते, और यहाँ पर जो है आप डेटा को लोड करके रख सकते हो, जब रिक्वायर्ड हो तब उसको यूज कर सकते हो। तो इसलिए क्या होता है, ये आपका जो है वो पेजिंग सिनेरियो के लिए सही नहीं होता है, जबकि आई क्वेरेबल जो है आपके पेजिंग सिनेरियो के लिए सही होता है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे डेटा शो कराना चाहते हो तो आपका जो है पेजिंग सिनेरियो के लिए आई क्वेरेबल बेटर होता है, जबकि आपका जो है वो आई इनमरेबल पेजिंग सिनेरियो के लिए बेटर नहीं होता, क्योंकि ये लेजी लोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। और ये जो है आपका फॉरवर्ड सिर्फ मूव कर सकता है, यानी कि अगर आप डेटा रीड कर रहे हो तो ये जो है आगे ही जाएगा, ये पीछे नहीं आएगा। और सेम चीज़ आपकी होती है आई क्वेरेबल के साथ, अगर डेटा रीड कर रहा है तो आगे ही जाएगा, ये फिर पीछे नहीं आएगा। हम लोग देख लेते हैं लिंक टू ऑब्जेक्ट। तो लिंक टू ऑब्जेक्ट जो है आपका वो यहाँ पर हम लोगों ने एक इंटीजर एरे बनाई है यहाँ पर, और इस एरे को कुछ वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक लिंक क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पर अब देखो, अब ये जो क्वेरी लिखी हुई है ये बिल्कुल सी शार्प के फॉर्मेट में है, बट ये एक क्वेरी है। ये क्या कर रही है, फ्रॉम नंबर इन नंबर्स, तो नंबर्स में से ये नंबर सेलेक्ट करेगी। ठीक है, कौन से नंबर सेलेक्ट करेगी, वेयर नंबर परसेंट टू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इससे क्या होता है, इससे ऑड नंबर मिलता है। ठीक है, ये जो कंडीशन है इससे आपको ऑड नंबर मिलेगा, कि नंबर मॉडुलो टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपको ऑड नंबर मिलेगा। तो इस नंबर्स में जो भी ऑड नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद में उसको जो है वो सिलेक्ट करता जाएगा, और सिलेक्ट कर करके इस नंबर में डालता जाएगा। एक्चुअली ये यहाँ पर ऑड होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑड इवन दोनों ट्राई कर रहा था। तो ये जो है ऑड की कंडीशन है, तो ऑड नंबर में यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद में उस नंबर को आप एक एक करके जो है वो इटरेट कर सकते हो और कंसोल पर राइट करवा सकते हो, या फिर आप जो भी करना चाहो। क्योंकि अगर आपको नंबर यहाँ पर इवन और ऑड मिल गया है तो उसके बाद में आप जो है वो उसको यूज कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। तो आप यहाँ पे जो है ध्यान से देखो, फ्रॉम नंबर इन नंबर्स, तो नंबर्स क्या है, नंबर्स ये है, और इस नंबर्स में से नंबर लेना है। कैसा नंबर लेना है, नंबर मॉडुलो टू नॉट इक्वल टू जीरो या इक्वल टू जीरो, जैसी भी कंडीशन आपकी हो, जैसी रिक्वायरमेंट आपकी हो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, वो कंडीशन आप बना लेना। ठीक है, तो फ्रॉम नंबर इन नंबर्स वेयर नंबर मॉडुलो टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो सेलेक्ट नंबर, तो जहाँ पे ये कंडीशन जो है ट्रू रहे उस नंबर को सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करके क्या करो, यहाँ पे असाइन कर दो। तो ये जो क्वेरी है ये डेटा को यहाँ पे एक एक करके असाइन करती जाएगी, और जब सारे, क्योंकि ये आई न्यूमरेबल है तो इटरेशन होगा। अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि इसमें एक गेट एनुमरेटर मेथड होता है, वो इटरेट करता है पूरे डेटा पे। तो यहाँ पे जितने भी डेटा हैं उन पे इटरेशन होगा ऑटोमेटिक, आपको नहीं करना पड़ेगा। और जब इटरेट होकर यहाँ पे डेटा आ जाएगा, उसके बाद जब डेटा इसमें आ गया, इवन नंबर या ऑड नंबर में, लेस देन, ग्रेटर देन में, जहाँ भी नंबर आपका डेटा आ गया, उस डेटा पे फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लूप चला लो, या फिर डेटा कैसे भी निकाल लो, और उस डेटा का जैसे भी चाहो आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये है इन मेमोरी ऑब्जेक्ट, लिंक टू इन मेमोरी ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप जो लिंक की क्वेरी लिख सकते हो, और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो लिंक को यूज किया हुआ है। फिर है आपका लिंक टू एसक्यूएल। तो लिंक टू एसक्यूएल में बेसिकली आप जो है वो एसक्यूएल से कनेक्ट करते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है, और डीबी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम लोग जो है कनेक्ट किए हैं डेटाबेस से। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक लॉग जनरेट किया हुआ है, और फिर हम लोग यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ की वैल्यू जो है वो निकाल रहे हैं किस तरह से, फ्रॉम एम्प्लॉई इन डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज़। तो ये जो है आपकी वो टेबल है, ये जो है वो टेबल है डेटाबेस में। और उसका कैसा एम्प्लॉय चाहिए, ऐसा एम्प्लॉय जिसका जेंडर जो है वो मेल हो, उसको सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पर ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय आप कर सकते हो। मैंने ऑर्डर बाय का यहाँ पे जो है वो कमेंट किया हुआ है कि कैसे आप ऑर्डर बाय कर सकते हो, कैसे जो है आप इसको ग्रुप बाय कर सकते हो। तो जितने भी एम्प्लॉय होंगे उन पर इटरेशन होगा, और जहाँ जहाँ जेंडर मेल होगा उस एम्प्लॉय को जो है पिक करके इस एम्प्लॉयज़ वाले ऑब्जेक्ट में रख दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर हम लोग जो है एम्प्लॉयज़ वाले ऑब्जेक्ट पे अगेन फॉर ईच लूप लगा के जो है एक एक एम्प्लॉय को ले आएंगे, और उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आपको जो है प्रिंट करवाना है आप प्रिंट कर सकते हो, कहीं डिस्प्ले करवाना है, कुछ चेंज करना है, जो भी करना है आप जो है वो कर सकते हो। तो ये जो है लिंक टू एसक्यूएल। अब आप देखो यहाँ पर जो क्वेरी हम लोगों ने लिखी थी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, मैं इसको क्लियर आउट कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो यहाँ पर जो क्वेरी हम लोगों ने लिखी है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है,
ये क्वेरी जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है जो क्वेरी हम लोगों ने लिखी है एसक्यूएल के लिए, ठीक है। सिमिलर क्यों है? क्योंकि सिमिलर होना ही इसकी जो है वो अच्छी बात है। लिंक जो है वो इसीलिए क्योंकि ये कॉमन क्वेरी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, कॉमन क्वेरी सिंटेक्स प्रोवाइड करती है। चाहे आप डेटाबेस से डील करो, चाहे इन मेमोरी ऑब्जेक्ट से डील करो, चाहे एक्सएमएल से डील करो, तो आपको जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ फील आती है कि किस तरह से आप जो है वो उनको यूज कर सकते हो, लिंक को यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेस के साथ में। अब यहाँ पर जो है आपका लिंक टू डेटा सेट है, ठीक है। तो डेटा सेट में बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो ADO.NET का कोड लिखा हुआ है और एम्प्लॉयज़ जो टेबल हमारी है वहाँ से पूरा डेटा हमने उठाया और ये टेबल हमारी कहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। तो ये जो हमारी लोकल सर्वर पे है और जो हमारा डेटाबेस है वो है, और ये है हमारी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्शन ओपन किया और फिर हम लोगों ने क्या किया, ये जो कनेक्शन के बेस पे डेटा पुल किया। डेटा पुल करके हम लोगों ने डेटा सेट जो है ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ था, तो इस डेटा सेट में हम लोगों ने क्या किया, डेटा को जो है वो फिल कर दिया, कनेक्शन क्लोज कर दिया। अब ये कनेक्शन क्लोज हो गया। अब डेटा सेट में जो डेटा है वो डिसकनेक्टेड मोड में आ गया, ठीक। लेकिन डेटा सेट में डेटा है। अब उस डेटा सेट में जितनी भी टेबल रहेंगी, मल्टीपल टेबल हो सकती हैं, तो उसमें एक एक करके आप टेबल पे जाके जो है वो कंडीशन चेक कर सकते हो कि इसमें कोई रो है कि नहीं है। अगर उसमें रो है तो उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो काम कर सकते हो। और अगेन आप जो क्वेरी सिंटैक्स देखोगे वो आपको सेम लगेगा। फ्रॉम dt जो है आपकी वो एक वेरिएबल है, dt इन ds टेबल्स 0 एज इनमरेबल। यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो मेथड कॉल किया है एज इनमरेबल। इससे क्या होगा कि ये जो है गेट इनमरेटर कॉल होगा और गेट इनमरेटर एक एक करके सारे पे जो है वो इटरेट करेगा और आपको यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ला के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो लिया है dt.field और उसके बाद में फील्ड का टाइप और फिर फील्ड का नेम और क्या वैल्यू है, ये आपका यहाँ पर फिल्टर है, वेयर में आपका फिल्टर लगा हुआ है। उसके बाद आप सिलेक्ट कर रहे हो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट नेम हो गया, सिटी हो गया और ईमेल हो गया। तो ये क्वेरी सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले से, बट बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट नहीं है। तो इसको भी जो है आप आराम से कर सकते हो कि किस तरह से आपको जो है वो डेटा पुल करना है आपके डेटा सेट से। और डेटा सेट में डेटा कैसे लाते हैं, ये है आपका यहाँ पे ADO.NET के थ्रू। और ADO.NET का कंप्लीट वीडियो हम लोगों ने किया है, उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप उसको जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आ गया और यहाँ पर किस तरह से हम लोगों ने जो है वो एज इनमरेबल कॉल करके और यहाँ पर हम लोगों ने जो कंडीशन डाल के डेटा को सिलेक्ट कर लिया। और वंस डेटा आपका एम्प्लॉयज़ में आ जाता है उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, उसको इटरेट कर सकते हो। अब आपका लिंक टू एंटिटी है, तो लिंक टू एंटिटी में भी बेसिकली आप क्या करते हो, डेटाबेस से कनेक्ट करते हो। अब इसमें जो आपका यहाँ पर जो है, इसमें आप डिफरेंस दोनों में देखोगे तो क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाया हुआ है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो स्टार है इसकी जगह पे हम लोग जो है वो कुछ कॉलम भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ कस्टम क्वेरी भी यहाँ पे हम अपनी कर सकते हैं। बट जो एंटिटी है यहाँ पर आपकी मैपिंग बेसिकली होती है कि आपका ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो मैप हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखो जो कोड किया है उसमें हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आई इनमरेबल ऑफ एम्प्लॉई। यहाँ पर हम पहले बता दे रहे हैं कि आई इनमरेबल ऑफ एम्प्लॉई, जबकि यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमारी जो क्वेरी यहाँ पर है वो कस्टम है। तो आई इनमरेबल ऑफ एम्प्लॉई और फिर हम लोगों ने बनाया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है DB एंटिटीज़, और उस पर हम लोगों ने कॉल किया DB एंटिटीज डॉट एम्प्लॉयज़। ये हमारी टेबल है SQL सर्वर में वेयर, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे लैम्डा कॉल किया है। तो ये आपका इनपुट है और ये है आपका एक्सप्रेशन। तो ये है इनपुट और ये है एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय इनपुट आ रहा है, और फिर एम्प्लॉय डॉट जेंडर पे हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ मेल एम्प्लॉय होंगे वो आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने एक मेथड कॉल किया एम्प्लॉयज़ डॉट टेक 5। तो बेसिकली ये जो है वो टॉप 5 की बात कर रहा है यहाँ पर। तो टेक 5 जो है मतलब टॉप 5 एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। वो टॉप 5 एम्प्लॉय आपके यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद में इस एम्प्लॉयज़ को हम लोग इटरेट करके वो जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉय रहेंगे उनको यहाँ पर हम लोग जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगली स्लाइड पर लिंक टू XML। तो लिंक टू XML में बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो XML फाइल रहती है जहाँ भी रहे आपकी, उसको आप जो है वो लोड करवा लेते हो। इस तरह से आपका रहता है एक्स एलिमेंट और एक वेरिएबल बनाते हो, उसके बाद में एक्स एलिमेंट डॉट लोड और फिर आप जो है XML फाइल का पाथ यहाँ पर पास कर देते हो। तो उससे होता क्या है कि आपकी फाइल जो है वो लोड हो जाती है और उसके बाद में फिर आप जो है यहाँ पर लिंक क्वेरी लिखते हो उसके अगेंस्ट। तो फ्रॉम ed इन डॉक डॉट डिसेंडेंट, ठीक है। तो डिसेंडेंट एक आपका पेरेंट होता है, उसके बाद में उसके डिसेंडेंट होते हैं। तो जो आपका यहाँ पर टॉप एलिमेंट हो गया, उसके बाद में डिसेंडेंट एम्प्लॉय है, तो इसमें एम्प्लॉय 1 EMP1 EMP2 EMP3 रहेगा। तो डिसेंडेंट है यहाँ पर। उसके बाद में ये जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा
और यहाँ से जो है आपको क्या करना होता है कि हर एक जो आपकी आईडी कहाँ से मिलेगी आपको आपको बताना होता है, फर्स्ट नेम कहाँ से मिलेगा आपको बताना होता है। तो ये एज आपका एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट होता है, उस पर आप जो है वो कॉल करते हो एलिमेंट मेथड और फिर एलिमेंट का नाम बताते हो। तो जो भी एलिमेंट आपके फाइल में होते हैं वैलिड एलिमेंट, उनमें से कोई भी एलिमेंट आप चूज करके डेटा जो है वो पुल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, जो XML फाइल है उसको लोड किया और उसके बाद में हम लोगों ने जो है यहाँ पर फाइल लोड होने के बाद ये डिसेंडेंट नोड कॉल किया और ऐसे ही नोड रहेंगे हमारे। और यहाँ पर जैसे कि आपका एम्प्लॉय हो गया और फिर यहाँ पर आपका जो है वो एम्प्लॉय क्लोज हो गया। तो यहाँ पर आईडी, नेम, एज, सैलरी जो भी रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे, हर एक एम्प्लॉय के लिए रहेंगे। तो वो जो डिसेंडेंट है उसका मतलब नोड, और उसके बाद सारे एम्प्लॉय पे इटरेट होकर यहाँ पर ये जो है वो आ जाएगा और उसके बाद में आप जो है वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो। तो जितने भी आपके लिंक टू XML, लिंक टू SQL, लिंक टू डेटा सेट जो भी है, सबका क्वेरी सिंटैक्स जो है वो लगभग सेम है, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। और ये जो सेम काम करती है डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज के लिए। तो ये तो थ्योरी पार्ट हो गया। हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और उसके बाद में हम लोग जो है वो कुछ क्वेरी जो है वो करके देखते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कंसोल एप्लीकेशन और उसमें हम लोग जो है वो क्वेरी लिख के देखेंगे ताकि आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाएं अच्छे से। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे जो है वो एक कंसोल एप्लीकेशन बना लेते हैं। कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो। और कंसोल एप्लीकेशन हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए रख रहे हैं क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। उसके बाद अगर आप इसको कंसोल पे इंप्लीमेंट कर लोगे तो आप इसको कहीं भी इंप्लीमेंट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो बन के आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे वो हम लोग बात कर रहे थे लिंक टू ऑब्जेक्ट की। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे ली थी उस लिस्ट को हम लोग ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक एरे रहेगा जिसको कि हम लोग जो है वो नाम दे देंगे नंबर्स। और उसके बाद में आप जो है ये एरे यहाँ पर बना लो नंबर्स की, जैसे कि कोई भी रैंडम नंबर मैं यहाँ पर जो है वो दे देता हूँ। ठीक है, कोई भी एरे जो है बना सकते हैं। उसके बाद में हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है लिंक क्वेरी, इस पर हम लोग कॉल करेंगे और इस लिंक क्वेरी के हिसाब से हम लोग जो है वो डेटा पुल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे आई इनमरेबल ऑफ इंटीजर। ठीक है, और इसको आप नाम दे दो इवन नंबर्स। और अब आपको क्या करना है, फ्रॉम नंबर्स। तो यहाँ पर आप जो है अभी जब आप फ्रॉम लिखते हो उसके बाद जो लिखते हो ये एक टेम्परेरी वेरिएबल होता है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम नंबर इन। अब इन के बाद जो आता है वो आपका आता है यहाँ पर ये कलेक्शन ऑब्जेक्ट। तो इसको आपको जो है यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे जो है आप इसको पेस्ट कर दो। आप टाइप भी कर सकते हो, बट मैं कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। तो ये वाला जो है आपका वो टेम्परेरी वेरिएबल है जो जिसका नाम कुछ भी हो सकता है ABCD, बट आप जो है वो एक अच्छा सा नाम रखो ताकि इसका कुछ सेंस बने, वही सही होता है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर आपका जो है वो कलेक्शन रहता है, इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसको आप जो है वो टाइप भी कर सकते हो, नंबर्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम नंबर इन नंबर्स फेयर। ठीक है, वेयर अब जो कंडीशन लगती है वो नंबर्स पे नहीं लगती है, वो नंबर पे लगती है, जो टेम्परेरी वेरिएबल होता है उस पे लगती है। तो ये आपका यहाँ पे आ गया नंबर और उसके बाद में आप मॉडुलो लगा लो, ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी लगा लो। ठीक है, नंबर मॉडुलो 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो होगा इवन नंबर। ठीक है, और फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पर, इक्वल टू 0 सेलेक्ट। और फिर आप सेलेक्ट क्या करोगे, नंबर सेलेक्ट करोगे, जो कि नंबर आपका यहाँ पर ऊपर है। और ये जो है थोड़ा सा परेशान हो गया क्योंकि मैंने बीच में यहाँ पे कमेंट जो है डाल दिया, उसको हम लोग हटा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे जो है वो रख दिया था और ऊपर से सेलेक्ट भी मैंने गलत लिखा है, इसको भी सही कर देते हैं। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे जो है वो बंद कर दो। ठीक, तो ये कमेंट हम लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो अब क्या करेगा, ये सारे के सारे जो इवन नंबर हैं उनको यहाँ पे लाके रख देगा
और उसके बाद उन इवन नंबर्स का आप क्या कर सकते हो, आप उनको जो है वो जो भी चाहो वो आप उन पर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक फॉर ईच जो है वो लगा देता हूँ, और यहाँ पर आप जो है वो अगेन नंबर दे दो, और नंबर इन इवन नंबर्स, क्योंकि इस पर हम लोग अब काम करेंगे, तो नंबर इन इवन नंबर्स। और उसके बाद में आप जो है यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन कर सकते हो नंबर। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि ऊपर जो आपने वेरिएबल बनाया है, ये वाला वेरिएबल, ये टेम्परेरी वेरिएबल है, ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये नंबर बना रहे हैं, और ये भी टेम्परेरी वेरिएबल है। इस फॉर लूप के, फॉर ईच लूप के अंदर ये भी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी साफ है, ये आपको पता होगी। तो ये वाला वेरिएबल यहीं ख़त्म हो जाएगा, ये वाला यहीं ख़त्म हो, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नंबर जो है इस पर इटरेट कर रहा है, और ये वाला नंबर जो है वो इस पर इटरेट कर रहा है। उनका नाम सेम है, लेकिन दोनों वेरिएबल जो है वो उनका स्कोप अलग अलग है। ये यहीं पे नंबर वाला जो वेरिएबल है यहीं खत्म हो जाएगा, और ये नंबर वाला वेरिएबल जो है वो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में ही रहेगा। और अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक कंसोल डॉट रीड डाल देते हैं, ताकि हमारा जो है वो स्क्रीन रुकी रहे। और अब इसको जो हम लोग चला देते हैं, तो इसको मैंने कर दिया कंट्रोल F5। तो आपको जितने भी आपके जो इवन नंबर हैं वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो इवन नंबर हैं वो सारे के सारे प्रिंट हो गए। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका 4 प्रिंट हो गया, 6 2 प्रिंट हो गया, 6 प्रिंट हो गया, और आपका 10 प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो है वो नंबर प्रिंट हो गए, और यहाँ पे आपका 4 2 6 10 इस तरह से आ रहा है। तो आप इसको जो है ऑर्डर बाई भी कर सकते हो यहाँ पर। तो अगर आप जो है यहाँ पर आओ और इसको आप बोलो ऑर्डर बाई नंबर, और उसके बाद में जो है आप इसको फिर से रन करवाओ, तो देखते हैं कि किस तरह से आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर आपका जो है वो ऑर्डर बाई हो गया। तो इस तरह से आप ऑर्डर बाई भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है आपका सिंटैक्स वो है आपका कि कैसे आप इन मेमोरी ऑब्जेक्ट पे जो है वो डील कर सकते हो। अब हम लोग अगला देखेंगे कि अगला हमारा कौन सा है। अगला हमारा है लिंक टू एसक्यूएल। तो इसको हम लोग जो है वो लिंक टू एसक्यूएल को भी समझ लेते हैं। तो चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो पे, और यहाँ पर आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करेंगे, और उस फोल्डर का नाम हम लोग रख लेंगे डेटा। और इसमें हम लोग एक ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल ऐड करेंगे SQL सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर डेटा में आने के बाद में आप जो है वो ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, इसका नाम हम रख देते हैं ऐप मॉडल, और इसको कर देते हैं ऐड। सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, जो कि हम लोगों ने नहीं बनाया, हम लोग भूल गए फ़ोल्डर बनाना, तो उससे ऑर्गेनाइज रहेगा थोड़ा सा। तो ये फ़ोल्डर बन जाएगा, इसका नाम रख देते हैं डेटा। और यहाँ पर आने के बाद में अगेन हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, न्यू आइटम, और फिर जाएंगे डेटा में, और ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, और इसका नाम रख देते हैं हम ऐप मॉडल, और ऐड कर देते हैं इसको। और EF डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसी के लिए हम लोग जो है वो करेंगे। और यहाँ पर जो है हम लोग न्यू कनेक्शन बनाएंगे, और न्यू कनेक्शन में आपको यहाँ पर जो है वो सर्वर का नाम देना होता है। तो हमारा सर्वर जो है वो लोकल डेटाबेस है, लोकल सर्वर है, तो लोकल पे हम लोग जो है वो आ जाते हैं। और यहाँ से हम लोग HRDB को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आप कोई भी डेटाबेस अपना सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें डेटा हो। तो मैं HRDB पे टेस्ट कर रहा था, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लूँगा। आपका कनेक्शन जो है वो हो गया है। ठीक है, अब आपका HRDB एंटिटीज़ आपका जो है कनेक्शन स्ट्रिंग बन गया है। इसको आप जो है वो कोई भी नाम देना चाहो तो दे सकते हो, बट इसको आप ऐसे छोड़ दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही जो है आपका बाद में यूज होगा। तो हम लोग जो है इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको एंटिटी फ्रेमवर्क का लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में आप जो है नेक्स्ट करके जाओगे, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि आपका टेबल व्यू स्टोर प्रोसीजर। पर हमारे पास जो है कुछ और नहीं, सिर्फ टेबल है, तो हम लोग टेबल ही जो है वो ले लेंगे, और इसके बाद में है जो इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद में क्या करेगा, ये आपका जो है वो इक्विवेलेंट मॉडल जनरेट कर देगा। आपका डेटाबेस से जाके कनेक्ट करेगा, और वहाँ टेबल देखेगा, और टेबल देखने के बाद में उसके इक्विवेलेंट आपका मॉडल जो है वो एप्लीकेशन में जनरेट कर देगा यहाँ पे। तो जनरेट होने के बाद देखते हैं इसको। ऑलराइट, तो हमारा जो मॉडल है वो जनरेट हो गया है, और इसको हम लोग जो है क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। और हम लोग चलते हैं सोल्यूशन में, और यहाँ पर
इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मॉडल है एम्प्लॉय मॉडल वो जनरेट हो गया। इसमें सारी फील्ड जो है यहाँ पर आपकी यहाँ पे जनरेट होके आ गई हैं। और उसके बाद में आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपका यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं, ये है आपका ऐप मॉडल कॉन्टेक्स्ट डॉट टी टी। तो यहाँ पर आपका जो है वो कॉन्टेक्स्ट जनरेट हुआ है। तो ये आपका जो यहाँ पर है क्लास जो है HRDB एंटिटीज़, ये क्लास आपकी जो है वो यूज होगी। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, और आने के बाद में इस कोड को हम लोग जो है यहाँ से हटा देते हैं और दूसरा कोड जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं यूजिंग HRDB कॉन्टेक्स्ट DB कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू HRDB कॉन्टेक्स्ट। और इसका जो नेम स्पेस है वो हम लोगों को लाना पड़ेगा। तो कंट्रोल डॉट करेंगे तो आपको जो है नेम स्पेस यहाँ पर सजेस्ट करेगा। तो लर्निंग लिंक्यू डॉट डेटा इसी में हम लोगों ने रखा है इसको, तो ये आपका यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। और फिर इस पर हम लोग जो है वो क्वेरी लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉर एम्प्लॉयज़ इक्वल टू फ्रॉम एम्प्लॉई। तो ये एम्प्लॉय अगेन आपका जो है वो टेम्परेरी वेरिएबल है, फ्रॉम एम्प्लॉय इन DB कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज़। तो ये जो है आपका डेटाबेस टेबल है। उसके बाद में आपको करना है वेयर एम्प्लॉय डॉट, और फिर आपको जितनी प्रॉपर्टी होंगी सारी यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हो एम्प्लॉय डॉट जेंडर इक्वल टू मेल। अगली लाइन में सेलेक्ट एम्प्लॉय, बिल्कुल सिमिलर जो है वो सिंटैक्स रहेगा। तो इस DB कॉन्टेक्स्ट में से आपको जो है वो एम्प्लॉय मिलेंगे। और कैसे एम्प्लॉय मिलेंगे? जिनका जेंडर जो है वो मेल होगा और उनको जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रॉम एम्प्लॉय इन दिस पर्टिकुलर टेबल वेयर एम्प्लॉय डॉट जेंडर इक्वल टू मेल सेलेक्ट एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आपको एक एक करके मिलेंगे उनका जो है पहले एक कंडीशन चेक होगा और उसके बाद में आपको जो है एम्प्लॉय यहाँ पर मिल जाएंगे। और फिर जब ये एम्प्लॉय मिल जाएंगे तो आप यहाँ पर जो है वो एक फॉर ईच लूप लगा सकते हो, क्योंकि आपको जो है वो जो आपका वॉर होता है ये टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट होता है, तो इसको आपको अंदर ही एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जो है वो फॉर ईच लूप एक क्रिएट कर लो। इटरेशन के लिए अगर आपको किसी कलेक्शन पे इटरेट करना है तो फॉर ईच आपका जो है वो बेस्ट रहता है, बट आप फॉर लूप से भी इटरेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है वो एम्प्लॉयज़ रहेगा और यहाँ पर आप जो है वो कोई भी वेरिएबल बना सकते हो, आप आइटम रख सकते हो, आप यहाँ पे EMP भी कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे नंबर लिया तो यहाँ भी नंबर लो, यहाँ पे एम्प्लॉय लिया तो यहाँ पे एम्प्लॉय लो। ये टेम्परेरी वेरिएबल में चेंज हो सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है वो CW टैब और फिर आप यहाँ पे EMP डॉट फर्स्ट नेम और कॉमा EMP डॉट जेंडर, ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि हमको जो एम्प्लॉय मिले हैं वो सारे एम्प्लॉय जो है वो मेल हैं कि नहीं। हमने यहाँ पे जो है वो क्वेरी, और अगर आपको ये देखना है कि कौन सी क्वेरी जो है यहाँ पे जनरेट हो रही है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं, एक स्टेटमेंट होता है वो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। और क्या है वो स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये है आपका स्टेटमेंट DB कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस लॉग कंसोल डॉट राइट। तो इससे क्या होगा, आपको क्वेरी जो है वो मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा DB कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट लॉग इक्वल टू कंसोल डॉट राइट। तो अब क्या होगा कि ये जो लाइन है ऊपर, ये वाली लाइन, ये आपकी क्या क्वेरी बनती है वो आपकी कंसोल पे लिख देगी। क्वेरी विल बी रिटन ऑन द कंसोल। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से क्वेरी जो है कंसोल पे आ जाएगी। तो हम लोग इस चीज़ को चलाते हैं एक बार और फिर देखते हैं कि आपको जो है वो क्या एम्प्लॉयज़ मिलते हैं और क्या क्वेरी जो है आपको जनरेट होके मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो है क्वेरी जनरेट हो गई है। तो आप देखो ये जो है एक्सटेंट, इसको आप जो है इग्नोर कर सकते हो। आईडी मिली, फर्स्ट नेम मिला, और यहाँ पर आपकी वेयर कंडीशन जो है वो बाकायदा लग के आ गई और उसी हिसाब से आपको जो है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ मिल गए हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है वो थोड़ा सा सिंटैक्स सही कर देते हैं इसको।
ये इस तरह से EMP और यहाँ पर एक जो है वो कॉमा लगा देते हैं और प्लस कर देते हैं, तो आपको जेंडर भी जो है प्रॉपरली दिखेगा, जो कि दिखना चाहिए ताकि आपको जो है वो चीज़ें समझ में आए अच्छे से। तो यहाँ पर जो है आपको सारे जो मेल एम्प्लॉय थे वो आपको यहाँ पे मिल गए हैं। अब अगर आप इसको जो है चेंज कर दो, जो कि आपको पता है, तो आपको जो है वो अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय डेटाबेस में होगा तो वो आपको जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से C# में ही आप जो है वो क्वेरी कर सकते हो डेटाबेस से। आपको जो है अलग से डेटाबेस लैंग्वेज जो है वो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो हम लोग अब जो है अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर आने के बाद में आपका जो है वो लिंक टू डेटा सेट है, तो लिंक टू डेटा सेट को भी हम लोग जो है वो समझ लेते हैं फटाफट से। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर और इस कोड को हम लोग जो है अगेन यहाँ से हटा देते हैं, सारा का सारा कोड यहाँ से जो हम लोग हटा देंगे, Ctrl+KD टू फॉर्मेट, और इसको जो है आप यहाँ से हटा दो इस तरह से, Ctrl+KD, आपका कोड जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पर ADO.NET का कोड लिखेंगे और उस ADO.NET के कोड के थ्रू हम लोग जो है वो पुल करके लाएंगे वैल्यूज़। तो उसको हम लोग जो है यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर उसको हम लोग जो है समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो कोड यहाँ पर लिख के रखा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, और ADO.NET पे हम लोगों ने जो है कंप्लीट वीडियो किया हुआ है, तो वो वीडियो आप जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो एरर आ रही है इसमें आपको बस कंट्रोल डॉट करना है यहाँ पर, और उसके बाद में आपको जो है नेम स्पेस इंपोर्ट करना है, रिस्पेक्टिव नेम स्पेस आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर आपको जो है वो कोई एरर नहीं आएगी। और यहाँ पर आप राइट क्लिक करो और उसके बाद रिमूव एंड शॉर्ट यूजिंग, तो जो भी आपकी यूजिंग यहाँ पर यूज नहीं हो रहे हैं वो रिमूव हो जाएंगे और ये शॉर्ट हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डेटा सेट क्रिएट किया हम लोगों ने, और फिर हम लोग कनेक्शन बना रहे हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। ये कनेक्शन स्ट्रिंग पास करने का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। कनेक्शन स्ट्रिंग हमेशा जो है आपकी app.config में होनी चाहिए या web.config में होनी चाहिए, बट हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, लिंक सीख रहे हैं, ADO.NET हम लोग सीख चुके हैं, वहाँ पे मैंने बताया था। तो ये जो है आप उसको देख लेना, बट मैंने यहाँ पे बस इसको रखा है। उसके बाद कनेक्शन हम लोग यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, और फिर ये जो कमांड आपका चलेगा ये SQL सर्वर पे चलेगा। तो SQL सर्वर अगर मैंने ओपन किया तो हाँ, यहाँ पे जो है आपका कमांड चलेगा और आपकी जो वैल्यू हैं एम्प्लॉयज़ की वो पुल होके आ जाएंगी वहाँ पर। ठीक है, तो ये कमांड आपका यहाँ पे चलेगा और वैल्यू पुल होके आ जाएंगी। उसके बाद में ये जो एडेप्टर है, डेटा एडेप्टर, इसमें जो है आपका कमांड एग्जीक्यूट करवाएगा, और ये एडेप्टर जो है इस डेटा सेट को फिल कर देगा। DA के पास एक मेथड होता है फिल, उससे वो DS को फिल कर देता है। तो जो भी कमांड आपका यहाँ पे चला है वो DA ने उस कमांड को चलाया, और फिर जब DA ने कमांड को चलाया तो DA ने साथ में क्या किया कि DS को फिल भी कर दिया। तो DS में डेटा जो है आ गया, कनेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। कनेक्शन क्लोज करने के बाद में अब डेटा जो हमारा है वो डेटा सेट में है, जो कि हम लोगों ने यहाँ ऊपर बनाया था, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं इस मेथड के अंदर। उसी को हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं इफ़ ds.tables 0 rows.count greater than 0, यानी कि टेबल में अगर कुछ डेटा है तो आगे जाओ, वरना जाने का फायदा ही नहीं है। तो टेबल में कुछ डेटा होगा तो यहाँ पे आएगा। फिर से आप यहाँ पे देखो फ्रॉम DT, यानी कि जो डेटा टेबल आपकी रहेगी फ्रॉम DT इन टेबल्स 0। ठीक है, तो जो भी आपके रिकॉर्ड रहेंगे ds.tables 0 में, उस पर हम लोगों ने एज इनुमरेबल कॉल किया है। एज इनुमरेबल की अगर आप यहाँ पे आओ और डेफिनेशन चेक करो तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो है आपका यहाँ पर इनुमरेबल रो कलेक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, डेटा रो रिटर्न करेगा आपका। तो जैसे ही हम उस पर ये कॉल करते हैं मेथड एज इनुमरेबल, तो आपका जो डेटा टेबल होता है वो इनुमरेबल रो कलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी आपकी रो हैं उन पे हम लोग इनुमरेट कर सकते हैं, और वही हम लोग नेक्स्ट लाइन में किए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर जो है लगा दिया है, और फिल्टर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, अगर आप यहाँ पे इस डॉट को फिर से मैं चलाऊँ तो यहाँ पर आपको जो है कोई फिल्टर लेने के लिए सीधा फील्ड नहीं मिलेगा, जैसे यूजर नेम हो गया या फिर आपका जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। यहाँ पर आपको फील्ड प्रॉपर्टी मिलेगी, और फील्ड प्रॉपर्टी में आपको डेटा टाइप बताना है यहाँ पर, और उसके बाद में फील्ड का नाम देना है, और फिर आपको जो है वो वैल्यू पास करनी है। ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है। उसके बाद में आप जो है वो रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्ड सेलेक्ट किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो बताया कि कौन सी प्रॉपर्टी उठानी है फर्स्ट नेम के अगेंस्ट। यहाँ पे अगर आप सिटी लिख दोगे तो सिटी उठ के फर्स्ट नेम में आ जाएगी। तो ये वाली एक्चुअल फील्ड है, ये आपका वेरिएबल है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उससे पता चले कि हम लोगों ने क्या लिया, तो सेम नेम रखना उचित रहता है हमेशा। तो फर्स्ट नेम पुल होकर आ गया, सिटी पुल होकर आ गई, ईमेल पुल होकर आ गया, और ये जब डेटा पुल हो गया है तो बेसिकली ये आया एम्प्लॉयज़ में, और फिर एम्प्लॉयज़ में पुल होकर आया, तो फिर हम लोगों ने इसको यहाँ पे जो है वो इटरेट कर लिया। तो अगर हम इसको इटरेट करें और इसको रन करवाएं इस प्रोग्राम को, तो हमें जो है वो डेटा मिलेगा डेटा सेट से। कनेक्शन बंद हो जाने के बाद भी आपको जो डेटा है वो मिलता है। तो आपको डेटा जो है यहाँ पर मिल गया, उस डेटा पे आप जो है वो काम कर सकते हो। तो ये आपका जो है वो
लिंक टू डेटा सेट है कि किस तरह से आप जो है वो डिसकनेक्टेड मोड में लिंक का यूज कर सकते हो। ऐसे ही आपका जो है वो XML पे यूज होता है और ऐसे ही बाकी जगह भी यूज होता है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास एंटिटीज़ है। तो एंटिटीज़ को जिस तरह से हम लोगों ने जो किया था उसको हम लोग फिर से करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग जो है यहाँ पर आएंगे SQL सर्वर पे नहीं, यहाँ पर आएंगे और इसको हम लोग जो है Ctrl Z कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर जो है वो इसको डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। तो इसको हम लोग कर लेते हैं dbcontext.employees और अब हम लोग यहाँ पर जो है वो लैम्डा लिखेंगे। तो एम्प्लॉयज़ में हम लोग यहाँ पर आने के बाद में लैम्डा जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कंडीशन लगाएंगे, एक मेथड कॉल करेंगे यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय है, उसके बाद में हम लोग जो है वो लैम्डा यहाँ पर लगाएंगे। तो एम्प्लॉयज़ डॉट वेयर ये आपका मेथड आ गया और इस मेथड में आपको कंडीशन देनी होती है। तो कंडीशन हम लोगों ने पिछले में भी दी थी, इसमें भी दे रहे हैं, पर ये वाला तरीका जो है आपका थोड़ा सा क्लीनर लगेगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग एक्स नहीं ई ले लेते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एम्प्लॉय है तो ई लेना जो है वो उचित लगेगा, ई डॉट जेंडर। ठीक है, अब ये तो ऐसा आ गया, कभी आपको लगे कि एक्स में होगा कि नहीं होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्स सच दैट एक्स डॉट जेंडर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो है वो ऐसे लिखना चाहो टेम्प सच दैट टेम्प डॉट, ये स्पेलिंग सही करनी पड़ेगी, TEMP टेम्प डॉट, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे वेरिएबल होता है ये टेम्परेरी वेरिएबल होता है, तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, ABCD लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे लिखो ABC और उसके बाद में सच दैट ABC डॉट, तो आपको जो है बाकायदा वही चीज़ मिलेगी, बट आप जो है जैसा सही रहता है कन्वेंशन के हिसाब से और जो है आपका अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो आप जो है वो यहाँ पे लिखो। तो ई सच दैट ई डॉट जेंडर इक्वल टू मेल। ठीक है, और उसके बाद में आप जो है इसको रन करा दो। तो जब ये आपका रन होगा तो आपको जो है जितने भी मेल एम्प्लॉय हैं वो आपके यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे, सारे के सारे मेल एम्प्लॉय पॉपुलेट होकर आपकी जो यहाँ पे क्वेरी है वो भी आपके यहाँ पे जो है वो दिख गई है। उसके बाद में अगर आप इसको चाहो एम्प्लॉयज़ को फर्दर जो है आप इसको फिल्टर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एम्प्लॉयज़ इक्वल टू एम्प्लॉयज़ डॉट टेक, और टेक में आप यहाँ पे दे सकते हो लेट से टेक 2, बस 2 ही लेना है हमको, ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया है, पहले हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर किया है, उसके बाद में हम लोग इसको फर्दर जो है वो फिल्टर कर रहे हैं। तो हम लोग 2 लेते हैं और अब चला के देखते हैं कि किस तरह से ये जो है वो चलेगा। तो आपको जो है यहाँ पर सिर्फ 2 ही जो है एम्प्लॉय मिले हैं और यहाँ पर आपका टॉप 2 जो है वो लग गया है। आप साथ में क्वेरी भी देख सकते हो। तो किस तरह से आप जो है यहाँ पर यूज कर सकते हो कि कैसे आप लिंक को कि कैसे डेटा पुल करके लाते हो, कैसे उसको फिल्टर करते हो, फिर उसको कैसे आप फर्दर जो है वो फिल्टर करते हो। अब इसके साथ में फिर हम लोग जो है अगला देख लेते हैं कि अगला हमारा क्या है। तो लेट्स सी लिंक टू एंटिटीज़ और उसके बाद में है लिंक टू XML, तो इसको भी हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और इसको जो है हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग XML की बात करने वाले हैं। तो XML के लिए हम लोगों को जो है वो इसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो XML के लिए भी हम लोगों को जो है वो एक XML फाइल हमारे पास होनी चाहिए और उसके बाद में जो हमारा रहता है डिटेल्स वो आपको जो है वहाँ पर फिल करनी रहती हैं। तो कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो है वो पाथ होना चाहिए। तो इस पाथ पे हमारे पास क्या है, इस पाथ पे हमारे पास एक XML फाइल है जो कि मैं आपको जो है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। D ड्राइव में मैंने रखा हुआ है, आपके पास भी जो है वो डेटा होना चाहिए, XML डेटा होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो डेटा मेरे पास एग्जैक्टली वही आपके पास हो, बट कोई भी XML डेटा आपके पास जो है होना चाहिए काम करने के लिए। तो यहाँ पर जो XML डेटा है ये है आपका एम्प्लॉयज़ का जो मैंने लिया हुआ है यहाँ पर employees.xml। तो इसमें डेटा है, इसमें क्या डेटा है वो भी मैं जो है आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हमारे पास जो है वो एम्प्लॉयज़ का डेटा है और इस डेटा पे हम लोग जो है वो अभी काम करेंगे। लिंक क्वेरी इस पर हम लोग जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ क्लोज या फिर इधर ला देता हूँ और उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पर एक्स एलिमेंट का एरर आ रहा है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे जो है वो कंट्रोल डॉट करके एक नेम स्पेस सेट करना पड़ेगा जिसका कि नाम है system.xml.link। हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो system.link है ये XML के लिए यूज नहीं होता है, XML के लिए system.xml.link यूज होता है। तो इसको हम लोग डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा और आपकी एरर जो है वो चली जाएगी। तो ये जो पाथ है आपका वो यहाँ पे आ गया है, इसको आप सीधा भी जो है यहाँ पर पास कर सकते हो जैसे भी आपको जो है वो उचित लगे। तो ये आपका यहाँ पर हो गया है।
अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो है वो आपका एम्प्लॉई है, ठीक है यहाँ पर, और इसको मैं आपको जो है एक बार फिर से ये दिखा देता हूँ। ये जो है आपका ये पेरेंट नोड है एम्प्लॉयज़, और उसके बाद में ये आपके एम्प्लॉय के नोड हैं, ठीक है। तो जो हम लोग इटरेट करेंगे वो एम्प्लॉय के नोड पे इटरेट करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हमारा जो है वो ये पेरेंट नोड है, या फिर हमारी ये फाइल है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ वाली, ये एम्प्लॉयज़ एक्सएमएल, और फिर ये हमारे एम्प्लॉय करके नोड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है वो हमारी फाइल है, और उसका डिसेंडेंट जो है वो है हमारा एम्प्लॉय, यानी कि इसका मतलब हो गया कि ये जो एम्प्लॉय है ये आपका नोड है। डिसेंडेंस का मतलब हो गया कि आपका नोड है, और नोड का मतलब हो गया कि एक कंप्लीट रिकॉर्ड, ठीक है। एक कंप्लीट रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपका जो एक एम्प्लॉय का कंप्लीट रिकॉर्ड है ये आपका एक डिसेंडेंट है या फिर एक नोड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिर हम लोगों ने क्या किया कि फ्रॉम, और फिर आपका जो है वो यहाँ पर आप एम्प्लॉय ही लिख लो ईडी की बजाय, तो आपको जो है ईएमपी लिख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंट्रोल डॉट रीनेम एवरीवेयर, तो ये आपका जो है वो रीनेम हो जाएगा। तो अभी आपका ईएमपी हो गया। तो इसमें जो एम्प्लॉयज़ में आपका जो एम्प्लॉय डिसेंडेंट है, इसमें जो एम्प्लॉय है उसको आपको कैसे सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने कोई कंडीशन नहीं दी है, ठीक है। अगर आपको कंडीशन देनी है तो आप कंडीशन यहाँ पे जो है वो दे सकते हो। तो पहले हम लोग बिना कंडीशन के करते हैं, फिर कंडीशन के साथ भी जो है वो करेंगे। तो इसको हम लोग जो है वो रन करवा देते हैं। बिल्कुल सिमिलर जो है आपका सिंटैक्स है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। तो 250 एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे पुल होके आ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको कुछ लिमिट लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन डाल देते हैं पेयर, और देख लेते हैं हमारे पास कंडीशन डालने के लिए क्या क्या डेटा है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर जेंडर का लगा सकते हैं, जेंडर का ही लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी का तो हम लोगों को सिटी विटी का उतना आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि ये रैंडम डेटा लिया है मैंने। तो हम लोग यहाँ पर वेयर EMP डॉट जेंडर, तो अगेन डेटा सेट की तरह यहाँ पर सीधा जो है आपको जेंडर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो मैंने नीचे एक सिंटैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सिंटैक्स को आपको यहाँ पर जो है वो कर देना पड़ेगा इस तरह से। और यहाँ पर लाने के बाद अगर आप यहाँ पे लिखो EMP डॉट एलिमेंट, ठीक है, और उस एलिमेंट में आपको यहाँ पर जो है वो देना पड़ेगा जेंडर डॉट वैल्यू इक्वल टू, और फिर आप यहाँ पे लिखो फीमेल या मेल, जो भी आपको फिल्टर करना हो। तो ये जो चीज़ें हैं वो कुछ स्पेसिफिक हो जाती हैं, जैसे फ़िल्टरिंग का आपको जो है वो अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा अलग अलग प्रोवाइडर के केस में, तो वो आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम लोग जो है फीमेल्स फ़िल्टर कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो आईडी ले लेते हैं, और उसके बाद में ले लेते हैं जेंडर, बाकी सबको जो है हटा देते हैं। और उसके लिए जेंडर हम लोगों को यहाँ पुल करना पड़ेगा। तो इस सब को हटा देते हैं, जो चेंजेस आप करते हो वो आपको जो है करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर देते हैं, और उसके बाद में सिटी को यहाँ से ईमेल को हटा देते हैं, और जहाँ पर हम लोगों ने सिटी लिखी है वहाँ पर हम लोग जो है वो जेंडर कर देते हैं। ये चेंजेस आप जो है वो आसानी से कर सकते हो। और इसमें जो है आपकी यहाँ पर फॉर दी सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग इसको भी जो है वो जेंडर कर देंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि सिटी में जेंडर कहाँ से आ गया, ठीक है। और इसको कंट्रोल डॉट करके आप इसको जो है रीनेम कर सकते हो, ताकि बाद में आपको ये से कुछ करेगा नहीं, क्योंकि कहीं यूज ही नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो एम्प्लॉई डॉट जेंडर अब आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको चलाएंगे, तो लेट्स सी। आपको यहाँ पे जो है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन आ रही है, और ये क्यों आ रही है इसको हम समझ लेते हैं। और ये एरर में आ रही है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो जी कैपिटल किया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे आएँ और देखें तो हमारा जो यहाँ पर जेंडर का एलिमेंट है वो आपका जो है उसमें जी स्मॉल है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो XML डॉक्यूमेंट में जो आपके आइटम्स होते हैं, या फिर जो आपके जो है वो सब नोड्स होते हैं यहाँ पर, ये आपके जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में हम लोग जो है इस जी को स्मॉल कर देंगे, और यहाँ पर इस जी को स्मॉल कर देंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये इसकी यहाँ पर अब कंपैरिजन हो रहा है, और ये जो है केस सेंसिटिव है, इसलिए आपको जो है एरर आ रही थी। अब हम लोग इसको यहाँ पे जो है वो चला देते हैं। तो जेंडर को करेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो डेटा पुल होके आ गया है ओनली फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़। तो हमारा डेटा यहाँ पर जो है वो
आ गया है। हम लोगों ने क्या करेक्ट किया यहाँ पर जो हमारा जेंडर का जो जी कैपिटल था उसको हम लोगों ने स्मॉल कर दिया। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जो हमारा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो आपके आइटम होते हैं उनके जो हेडिंग होती है वो आपकी जो है वो केस सेंसिटिव होती है। आपको जो है ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। उसी के साथ हम लोग जो है एक्सएमएल वाला हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। अब इसमें फर्दर अगर हमें कुछ जो है फ़िल्टरिंग करनी है तो भी उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो फ़िल्टर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट बार किया था। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको डॉट टेक और इसको जो है आप कर सकते हो यहाँ पर 20, ये हो गया। और अगर आपको इसको जो है ऑर्डर बाई करना है तो आप यहाँ पर जो है वो ऑर्डर बाई भी कर सकते हो, ऑर्डर बाई। और उसके बाद में EMP और जो एलिमेंट है आपका, अब हम लोगों को पता है कि ये एलिमेंट हमारा जो है वो केस सेंसिटिव है, तो हम लोग इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे सिंपल यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो डॉट वैल्यू, ये डॉट वैल्यू करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग ऑर्डर बाई कर रहे हैं, तो ऑर्डर बाई हमारा जो है वो इस तरह से काम कर जाएगा। नहीं करेगा तो हम लोग इसको जो है वो देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं करवा रहे हैं, हम लोग फील्ड से ही जो है वो ऑर्डर बाई करवा रहे हैं, किसी स्पेसिफिक वैल्यू से ऑर्डर बाई नहीं करवा रहे हैं। तो इसको हम लोगों को फिर से चलाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी चल रहा था, इसलिए जो है वो एरर आ गई। तो हम लोग इसको जो है फिर से चला देते हैं, क्योंकि 2 इंस्टेंस एक साथ चलते हैं तो उसको जो है एरर आ जाती है। अब यहाँ पर जो है आपका इनकम्पैटिबल का जो है वो एरर आया है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इस कैपिटल जी को हम लोगों ने स्मॉल जी में कन्वर्ट कर दिया है। इसको हम लोग जो है रन करवा देते हैं और देखते हैं कि हमको रिजल्ट जो है वो क्या मिल रहा है। राइट, तो रिजल्ट हमारा जो है प्रॉपर आ गया, सारे फीमेल एम्प्लॉय पुल होकर आ गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है इसको यहाँ पर फिल्टर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फिल्टर कर चुके हैं, इसको ऑर्डर बाई करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर बाई करेंगे और ऑर्डर बाई करने के बाद में फिर से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है ये सिंटैक्स आपको कॉपी कर लेना है। आपको यहाँ पे जो है वो इस तरह से, और जिस भी फील्ड से आप जो है वो ऑर्डर बाई करना चाहते हो वो फील्ड को आप कॉपी पेस्ट कर दो। और हमको ये पता है कि हमारा जो XML है उसमें फील्ड जो है वो आपकी केस सेंसिटिव होती है। तो इस तरह से आपकी जो है वो ऑर्डर बाई हो जाएगी, और ऑर्डर बाई होने के बाद में आप इसको जो है यहाँ पर चला सकते हो। तो अभी चलाओगे तो आपको जो है आपका फर्स्ट नेम के हिसाब से सारा यहाँ पर जो है वो ऑर्डर में आ जाएगा, जो कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सारा जो है वो ऑर्डर में आ गया है। और उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे जो है वो फिर से इस डेटा को जो है वो फिल्टर करना है फर्दर, तो आप यहाँ पे जो है वो टेक कर सकते हो। और उसके बाद में आप यहाँ पे कर सकते हो टेक फॉर एग्जांपल 10, सारा डेटा हमें नहीं लेना है। और इसको हम लोग जो है वो चला देंगे, तो हमें जो है 10 रिकॉर्ड मिल जाएंगे आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। जो भी रहेगा, हमें 10 रिकॉर्ड पहले यहाँ पे जो है वो मिल गए हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है वो XML को भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है वो कॉमन फंक्शन होते हैं उनको यूज करते हैं। तो इस कोड को हम लोग क्लीन कर लेते हैं और फिर हम लोग जो है वो फ्रेश कोड लिखते हैं समझने के लिए कि हम लोग फंक्शंस जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा इन मेमोरी ऑब्जेक्ट रहेगा, और उसके थ्रू ही हम लोग जो है वो इसको समझेंगे। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ। इस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ पब्लिक क्लास, और इसको में भी रख लेते हैं हम लोग एम्प्लॉय ही रख लेते हैं। और यहाँ पर आपको जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ बना लेनी है। तो पहला आपका रहेगा आईडी का प्रॉपर्टी, जो कि आपका इंटीजर टाइप का रहेगा। दूसरा आपका रहेगा स्ट्रिंग, इसमें हम लोग जो है वो नेम रख लेते हैं। यहाँ पर जेंडर रख लेते हैं और एक रख लेते हैं सिटी, जो भी आपका स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ऊपर यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करके डेटा रेडी कर लेंगे, जो कि हमारा रहेगा लिस्ट टाइप का। तो हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर आपका रहेगा न्यू लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़,
ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हम कुछ जो है वो सैम्पल डेटा इसको जो है दे देंगे। तो सैम्पल डेटा आपका जो है किस तरह से रहने वाला है, इसको भी हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो डेटा है वो रेडी किया हुआ है, इसको उसमें यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ऑल राइट, ये जो है आपका यहाँ पर सैम्पल डेटा जो है मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर आपको आईडी में एरर आ रही है, क्योंकि आईडी यहाँ पर जो है वो केस सेंसिटिव है, तो इसको यहाँ पर आईडी करना पड़ेगा। ऑल राइट, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इस पर्टिकुलर मॉडल के बेस पे, हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा डेटा जो है मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। इस मॉडल को मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। और अब हम लोग इस पर जो है वो कुछ क्वेरी करेंगे समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेरी लिखते हैं आई न्यूमरेबल के लिए। तो इटरेट करते हैं और यहाँ पर जो है लिखते हैं हम लोग क्वेरी आई न्यूमरेबल के लिए। राइट, तो इसको हम लोग कर देते हैं स्टूडेंट लिस्ट, सॉरी एम्प्लॉय लिस्ट। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर जब हम लोग क्वेरी करेंगे तो हमारा होगा वॉर एम्प्लॉयज़, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ यूज़ करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट कर दिया है। और अब हम लोग करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयज़ वेयर, जो भी कंडीशन हम लोग देना चाहें, वेयर एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय लिस्ट, एक्चुअली क्योंकि इस पर हम लोग क्वेरी कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा एम्प्लॉय लिस्ट एम्प्लॉय डॉट, और फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा जेंडर इक्वल टू मेल। और अब फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो सेलेक्ट एम्प्लॉय, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ गया है। उसके बाद में इस एम्प्लॉय पे हम लोग जो है वो फॉर ईच लूप लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा EMP और ये हो जाएगा एम्प्लॉयज़। और यहाँ पर आप जो है वो CW डॉट डॉट और EMP डॉट, और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो नेम को प्रिंट करवा सकते हैं। ऑलराइट, और इससे पहले हम लोग यहाँ पर जो है वो एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं जो हमारा था, तो इसको यहाँ ऊपर ना लिख के हम लोग इसको जो है नीचे लिखेंगे। और इस फॉर ईच लूप को लिखने की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं एम्प्लॉयज़ डॉट फर्स्ट। तो हमें यहाँ पर जो है वो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट जो है मेथड यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें जो है वो एक एम्प्लॉई मिलेगा। और इस एम्प्लॉई को हम लोगों को जो है वो किसी वेरिएबल में रख लेना होगा। तो इसको हम लोग एक वेरिएबल में रख लेते हैं। तो इसको हम लोग बोल देते हैं वॉर और फर्स्ट अंडरस्कोर EMP, और इसको हम लोग जो है इस तरह से स्टोर कर लेते हैं। अब स्टोर करने के बाद में यहाँ पर हम लोग जो है एक फॉर ईच लूप लगाते हैं, फॉर ईच और उसके बाद में जो हमारा ये रहेगा एम्प्लॉई, इसमें जितनी भी आइटम रहेंगे उनको हम लोग इटरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CW और आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, कैन नॉट ऑपरेट ऑन वेरिएबल एम्प्लॉय बिकॉज एम्प्लॉय डज नॉट कंटेन अ पब्लिक इंस्टेंस ऑफ न्यूमरेटर। ओके, तो ये जो है सिंगल एम्प्लॉय है, इस पर हम लोग इटरेट नहीं कर सकते। तो इसका जो है वो हम लोग सीधे ही इसको जो है वो कंसोल डॉट राइट लाइन कर सकते हैं। तो CW
और उसके बाद में फर्स्ट EMP डॉट, और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो नेम ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो प्लस इक्वल टू कॉमा और प्लस उसके बाद में फर्स्ट EMP डॉट, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो जेंडर ले सकते हो, और उसके बाद में हम लोग इसको जो है वो प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने पहले जो है फ़िल्टर किया है जेंडर के हिसाब से, और उसमें भी हम लोगों को जो है वो फर्स्ट एम्प्लॉय चाहिए है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट एम्प्लॉय मिल गया है जेम्स, और ये है आपका मेल, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जो है डिबग करते हैं। एक बार यहाँ पर जो है हम लोग रखेंगे कर्सर और डिबग करेंगे, और फिर इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है ये फर्स्ट एम्प्लॉय हमें पुल करके मिल रहा है। तो इसको मैं जो है वो चला देता हूँ, और फिर हम लोग इसको डिबग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको जो है सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आए। तो हमारा कंट्रोल जो है यहाँ पर आ चुका है, और अब हम लोग F10 करेंगे यहाँ पे, और आपके जो एम्प्लॉय की लिस्ट है वो आप यहाँ पे लोड हो जाएगी। तो लोड होने के बाद इस लिस्ट में जो है आपके सारे एम्प्लॉय यहाँ पर आ जाएंगे। ये काउंट फोर एम्प्लॉय आपके यहाँ पे जो है वो आ चुके हैं। इस तरह से अगर आप देखोगे अंदर से अंदर जाके, तो आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और सिटी यहाँ पे नहीं दी है, तो सिटी जो है आपकी वो नल आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सिटी भी बनाया है, पर सिटी की वैल्यू नहीं दी है। तो आपको जो है वो सिटी वहाँ पर नल शो कर रहा है, यहाँ पर आपको सिटी जो है नल शो कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको जो है वो एम्प्लॉय जो मिले हैं यहाँ पर, ये आपको सब एम्प्लॉय मिले हैं, मेल फीमेल सारे एम्प्लॉय आपको यहाँ पे मिले हैं, जिसमें कि 2 फीमेल हैं 2 मेल हैं। यहाँ पर जो आपको एम्प्लॉय मिलेंगे वो आपको सिर्फ मेल एम्प्लॉय मिलेंगे। तो इसमें अगर आप इसको इन्वेस्टिगेट करोगे, तो आपको यहाँ पर जो है वो सिर्फ 2 एम्प्लॉय मिलेंगे जो कि आपके मेल हैं। सबसे पहले आपका जेम्स है जो कि फर्स्ट एम्प्लॉय है, और दूसरा यहाँ पर आपका जो है वो स्टीव है जो कि मेल एम्प्लॉय है। और हमें फर्स्ट चाहिए, तो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है जेम्स। तो हमें यहाँ पर जो है वो जेम्स मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हमें जो है वो यहाँ पर जेम्स मिल जाएगा। तो जेम्स हमें मिल गया, और जेम्स तो फर्स्ट क्या करता है, कलेक्शन में से आपको जो है वो फर्स्ट एम्प्लॉय ला के दे देता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है वो फर्स्ट मिल जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसा जेंडर पास कर दें जो जेंडर है ही नहीं, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा जेंडर पास कर रहा हूँ जो है नहीं, और उसके बाद में मैं इसको जो है वो चला देता हूँ। तो जब वो जेंडर नहीं मिलेगा, यानी कि वो रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं मिलेगा, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, जब लिस्ट खाली आएगी तब क्या होगा उसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में हम लोग जो है इसको चलाएंगे। अब यहाँ पर जो है आपको एम्प्लॉय मिलेंगे, कितने एम्प्लॉय मिलेंगे, कुछ भी आपको एम्प्लॉय यहाँ पर कायदे से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो कोई भी इस तरह का कोई भी जेंडर नहीं, कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है क्या होने वाला है, तो यहाँ पर जो है आपको एक एरर आने वाली है जो कि कह रहा है कि सीक्वेंस कंटेन्स नो एलिमेंट, सीक्वेंस में कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब इसमें अगर फर्स्ट के केस में आपको जो है वो नहीं मिलता है कुछ, तो आपको यहाँ पर एक्सेप्शन आती है। तो अब हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट था, हम करते हैं फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। तो इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया है, पहले हमारे पास फर्स्ट था, अब फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट है। अब हम लोग फिर से चलाएंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर आ गया है, और उसके बाद में इस तरह से ये यहाँ पे आ गया है। और अब ये जो आपका यहाँ पर आया है, इसने कहा कि EMP जो है वो नल है, ठीक है। तो अब ये जो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट पे जो आपको एरर आ रही थी, वो एरर अब आपको यहाँ पर जो है वो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में नहीं आएगी। जो फर्स्ट में एरर आ रही थी वो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में एरर नहीं आएगी। अब एरर जो है आपको यहाँ पर आ सकती है। तो इसको हम चला के देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एरर आएगी, क्योंकि अब यहाँ पर कोई एम्प्लॉय नहीं है। तो यहाँ पे जो है आप इसका नेम और कुछ भी जो है वो पुल नहीं कर सकते हो। तो जो एरर हमारी फर्स्ट के केस में आ रही थी वो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में नहीं आती है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, यहाँ पर अगर आप कंडीशन एक लगा लो इस तरह से, तो आपको जो है बात अच्छे समझ में आएगी। यहाँ पे लगाते हैं इफ़ इज नॉट नल, तब ये जो है प्रिंट करे, ठीक है। एल्स, एल्स क्या कर दे, एल्स ये कह दे कि नो एम्प्लॉय फाउंड। तो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में जो आप ये चीज़ जो है वो कर सकते हो। फर्स्ट के केस में आपको यहीं पर एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नो एम्प्लॉय फाउंड,
ठीक है। अब ये जो है आपका एम्प्लॉय इज़ नॉट नल, इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे इज़ नॉट नल, तो वो सिंटैक्स जो है वो शायद हायर वर्जन में काम करता है, अभी मेरे पास जो है वो अपडेट नहीं किया मैंने, इसलिए नहीं कर रहा है, बट वो भी काम करता है। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है इसको चलाएंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो ये फर्स्ट और उसके बाद में फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में जो है वो डिफरेंस है, और यही डिफरेंस जो है वो रहता है सिंगल या फिर सिंगल और डिफ़ॉल्ट में। ठीक है, तो अभी जो है आपका प्रोग्राम ब्रेक नहीं होगा और आपको क्या मिलेगा कि आपका जो एम्प्लॉय है वो उस जेंडर का कोई भी एम्प्लॉय आपको नहीं मिला, और वही जब आप जेंडर यहाँ पे करेक्ट कर दोगे तब आपका प्रोग्राम जो है वो परफेक्टली फाइन काम करने लग जाएगा। तो ऐसे ही आपका काम करता है सिंगल या फिर सिंगल और डिफ़ॉल्ट। सिंगल में आपको सिंगल रिकॉर्ड मिलेगा, और लेकिन अगर वो रिकॉर्ड नहीं है तो आपको एरर आएगी। सिंगल और डिफ़ॉल्ट के केस में क्या होगा कि आपको नल पास हो जाएगा और फिर आप उसको जो है वहाँ पर चेक करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर जो है वो वैल्यू मिल गई है। ऐसे ही कुछ और मेथड हम लोग देख लेते हैं। तो इस कोड को हम लोग टाइम बिंग जो है वो कमेंट कर देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर एक रीजन में डाल देते हैं, रीजन ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पर आने के बाद में हम लोग जो है यहाँ पर कर देते हैं इसका एंड रीजन। और अब इसको हम लोग जो है यहाँ पर से मिनिमाइज कर देते हैं पूरा रीजन, और इस रीजन को हम लोग जो है वो कमेंट कर देंगे ताकि हमको जो है वो प्रॉब्लम कुछ ना रहे। और फिर हम लोग जो है और मेथड देखेंगे कि लिंक के और मेथड हम लोग जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस कोड को हम लोग कर देते हैं कमेंट, और कुछ और मेथड जो है हम लोग देख लेते हैं और फिर हम लोग जो है वाइंड अप करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में हम लोग जो है एक एरे बना लेते हैं इंटीजर की। ठीक है, इंट की इसको नाम दे देते हैं नम्स, और यहाँ पर जो है आप कुछ वैल्यू जो हम लोग दे देते हैं 4 7 90 65 35 42, रैंडम नंबर में से दे दे रहा हूँ कुछ भी, 21 33 101। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से अगर आपको जो है वो मिनिमम मैक्सिमम या फिर जो भी निकालना है तो उसको कैसे कर सकते हैं लिंक का यूज़ करके। तो यहाँ पर मैं जो है इसको लिख देता हूँ नम्स डॉट मिन। ठीक है, अब आप यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे, अभी जो आपका सिस्टम डॉट लिंक जो है वो हाईलाइट नहीं है, यानी कि ये यूज नहीं हो रहा है। बट जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो लिंक जो है आपका वो यूज हो जाएगा। इस पर हम लोग कॉल करें तो लिंक आपका जो है यूज हो रहा है यहाँ पर। अब लिंक यूज हो गया, अगर आप लिंक को यहाँ से हटा दोगे तो आपको यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि जो फंक्शन मिन वाला है ये आपका कहाँ पे यूज हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये आपका लिंक से आ रहा है। और पोटेंशियल फिक्स इसके क्या रहेंगे कि आप लिंक को जो है वो यूज करो। तो एरे पे आप जो है वो लिंक के फंक्शन इस तरह से यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो लिंक का होना ज़रूरी है। तो लिंक को यूज़ करने के लिए आपको सिस्टम डॉट लिंक जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मिनिमम मिल जाएगा, तो इसको सीधा कट करके आप यहाँ पर जो है वो एक लिख लो CW कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसको जो है कट करके सीधा इसमें डाल देते हैं इसके अंदर ऐसे। ठीक है, और यहाँ से हटा देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम नंबर यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। और ऐसे ही हम लोग जो है वो कर देते हैं मिनिमम मैक्सिमम, उसके बाद में रहेगा काउंट मैक्स काउंट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा सा टेक्स्ट भी डाल देते हैं ताकि हम लोगों को वहाँ पे पता चलता रहे, मिन प्लस। और ऐसे ही जो है आप इसको, इसके सारे फंक्शन जो है इस तरह से आप जो है वो टेस्ट आउट कर सकते हो। एक सिंपल सी एरे या सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना के इसको जो है आप फंक्शंस को टेस्ट आउट कर सकते हो। तो ये आपका सिस्टम, हाँ ये हो गया मिन, फिर ये हो गया मैक्स, और ये आपका हो गया काउंट। तो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, फर्स्ट या फिर फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने देख लिया है। सिंगल, सिंगल और डिफ़ॉल्ट आप जो है इसको
चेक करना, और मिनिमम मैक्सिमम ये सब जो है मैं भी आपको चला के दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में आपका यहाँ पर एक सम भी होता है, तो हम लोग उसको भी चला के देख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं साथ में ही। ठीक है, तो ये लिंक के सारे फंक्शन हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर कर देंगे सम, और सम के साथ यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर देंगे सम, और अब इसको जो है हम लोग चला देंगे। तो इस एरे के हिसाब से हमने एरे पे कॉल किया है, तो हमें यहाँ पर जो है रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे ही जो है वो लिंक के और सारे फंक्शन हैं जिनको कि आप जो है अब यूज कर सकते हो। तो मिनिमम आपका 4 है, मैक्सिमम आपका 101 है, काउंट 9 है, और सम इतना है इसका। और यहाँ पर आप रीडेबिलिटी के लिए जो है वो स्पेस दे सकते हो या फिर टैब दे सकते हो इस तरह से। और फिर इसको एक बार फिर से रन कर देते हैं हम लोग। तो ये आपका यहाँ पर जो है वो आ गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो कॉमन फंक्शंस जो हैं वो देख लिए हैं किस तरह से यूज होते हैं, और लिंक जो है वो किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, सारी डिटेल्स हम लोगों ने लिंक की कवर कर ली हैं। तो ये वीडियो हमारा हम लोगों का यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपका लिंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई कंसर्न है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं आपको जो है वो डिटेल्स उसके बारे में प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए हेल्प हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।